हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम लोग शुरू करने जाएंगे लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। हमने ये जब चैप्टर शुरू किए थे बात करे थे कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसे बनाया जाता है, उस पर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। फिर हमने देखे कि डेफिशिएंसी अकाउंट कैसे बनाया जाता है। फिर हमने देखे कि कमीशन के कैलकुलेशन के बारे में, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स किसे कहते हैं। अब अल्टीमेटली लिक्विडेटर पिक्चर में आएगा और डिस्कशन करेंगे। आई मीन टू से उसके बारे में हमको क्वेश्चंस डिस्कस करना है एंड देन वी विल सॉल्व क्वेश्चन। तो जैसे हमने पहले बात की थी कि सपोज ये कंपनी के डायरेक्टर्स है, ये कंपनी के डायरेक्टर्स ने क्या करे थे कि इस कंपनी की जो बैलेंस शीट थी ये बुक वैल्यू पे लिखी रहती है, इस पे जो लिखे से बुक वैल्यू कहते हैं। अगर ये आज बेचो तो एस्टिमेटेड बेसिस पे कितना बिकेगा, तो उसके लिए डायरेक्टर्स ने बनाए थे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब इसमें डिफरेंस रहा तो हमने देखे थे कौन सा अकाउंट बनता है, डेफिशिएंसी अकाउंट। तो हमने डेफिशिएंसी अकाउंट के बारे में देखे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के बारे में देखे। अब अल्टीमेटली ये लिक्विडेटर अपॉइंट होता है और ये लिक्विडेटर की जिम्मेदारी है, ये लिक्विडेटर की जिम्मेदारी है कि ये एसेट्स को बेचे और लायबिलिटी पे ऑफ करे। अब एसेट तो ये बेचेगा, लेकिन लायबिलिटी के साइड में देखा जाए तो इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है, डिबेंचर होता है, लोन होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, मेन जो होते मैंने वो लिखा है यहाँ पे। अब ये एसेट्स तो लिक्विडेटर एक्चुअल में बेचेंगे और ये पेमेंट इनकी एक एक करके करते जाएगा। लेकिन ये पेमेंट कैसे करेगा? क्या किसी को भी रेंडमली कोई भी अमाउंट दे देगा क्या उठा के? नहीं। ऐसा होगा कि भाई हमारा रिलेटिव है तो हमको पहले दे दो, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। ऐसा तो नहीं ड्रॉ सिस्टम निकालेंगे, जिसका पहले आया उसको पेमेंट कर देंगे, नहीं, वैसा भी नहीं। कंपनीज एक्ट ने ये ऑर्डर बताया कि किस ऑर्डर में पेमेंट करना है और उसी ऑर्डर में ये पेमेंट करी जाएंगी। अब किस ऑर्डर में पेमेंट करना है तो कंपनीज एक्ट ने बताया, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हमने तो बोले भाई हम अकाउंटिंग के बारे में नहीं बात करें, इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट जो कंपनी लिक्विडेट होती कैसी क्लोज करना है वो हम अमलगमेशन चैप्टर में आने वाला है। अभी तो हम बेसिकली बहुत कुछ डेबिट क्रेडिट इस चैप्टर में मैं कर ही नहीं रहा हूं। अब यहाँ पे ये लिक्विडेटर आए, इसको बोले भाई आप ये एसेट बेच रहे हो, लाइबिलिटीज पे ऑफ करेंगे एज पर द कंपनीज एक्ट, जो ऑर्डर दिया गया उस ऑर्डर ऑफ पेमेंट में, उस सीक्वेंस में आप पेमेंट करोगे। लेकिन मैंने कहा कि आप मुझे ये बताइए कि भाई हिसाब किताब तो आपसे मांगेंगे ना हम, ये तो बताओ कि कितना आपके पास आया और कितना आपके पास से गया। तो जब भी इसके पास आएगा तो वो रिसिप्ट होगा। तो रिसिप्ट कब होगा? एसेट बेचने पे। ये एसेट्स बेचेंगे ना ये सारी, या डेटर से रियलाइज होगा, डेटर से पैसा आएगा, कुछ कैश पहले से रहेगा, बैंक बैलेंस रहेगा, फिर कोई एसेट फिक्स एसेट बेचेगा तो पैसा आएगा, वो स्टॉक बेचेगा तो पैसा आएगा। एक्चुअल में अब जो रिसिप्ट होंगे उसको हमने बोले देखो आपको ज्यादा नहीं समझता अकाउंट्स के बारे में, आप ज्यादा मत करिए, सिर्फ रिसिप्ट बताइए कितना आया। और ये जब पेमेंट करोगे आप यूं ही नहीं पेमेंट करते, इसकी ऑर्डर ऑफ पेमेंट होगी। तो आप ये जब पेमेंट करोगे यहाँ पे पेमेंट लिखना, तो आप हमको इतना बता दीजिए कि आया गया, आया कितना और गया पेमेंट, आया कितना और गया कितना, कैसे गया, किस ऑर्डर में गया, किसको दिए, इतनी आप डिटेल हमको दे दीजिए। तो ये जब बनाएगा इसे कहते हैं लिक्विड, दिस इज नथिंग बट ए लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट कहते हैं, लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और फाइनल अकाउंट। लेकिन ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक रिसिप्ट और पेमेंट है ये, कि पैसा एसेट बेचने पे आया कितना और इन लायबिलिटीज को पे ऑफ आपने कितना की, बस उसी का ये डिटेल है, रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो किस ऑर्डर में पेमेंट करेंगे ये तो क्वेश्चन अराइज होता है ना, लिक्विडेटर अब किस ऑर्डर में करेगा, क्योंकि सब आ जाएंगे इसके पास दो दो दो। तो ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट जो कंपनीज एक्ट ने हमको बताया, डिसबर्समेंट बोलो, ये सीक्वेंस ऑफ पेमेंट या ऑर्डर ऑफ पेमेंट और डिसबर्समेंट इन लिक्विडेशन। सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करा जाता है। किसको पे करा जाता है? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। अब उसके बाद बेटा ये जो होता है लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, ये जो लिक्विडेटर आया उसने बोला भाई मेरा ख्याल रखो, मेरी पेमेंट दे देना, नहीं तो मेरे को बुलाया, मेरे से काम करा रहे, मेरे को पेमेंट नहीं दे रहे। तो कंपनीज एक्ट ने दूसरे नंबर पे लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन रखी। फिर कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप, ये लिक्विडेटर्स एक्सपेंस है, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आप बोलिए उसको। कौन से लिक्विडेशन एक्सपेंसेस? कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप आप कभी होता है बोली लगाते कि एसेट बेचना है तो उसके लिए आप करते हो, फिर वो बिडिंग होती है, सब होती है, तो कुछ खर्चे लिक्विडेशन से रिलेटेड। अब आप देखोगे लिक्विडेशन, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन और कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप ना
स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में नहीं दिखती थी आपको। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में बेसिकली वो फॉर्मेट जो कंपनीज एक्ट में था उसमें नीचे नोट लिखते थे, क्वेश्चन में आया भी था कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप, वो नीचे नोट लिखते थे कितना इतना कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप एस्टिमेटेड है। मगर आप जब एक्चुअल में बनाओगे लिक्विडेटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और यू कैन से रिसिप्ट एंड पेमेंट, तो आपको बताना है सबसे पहले किसकी पेमेंट करेंगे, सिक्योर्ड क्रेडिटर, फिर लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप और लिक्विडेटर्स एक्सपेंस नहीं, लिक्विडेशन एक्सपेंस होना चाहिए, लिक्विडेशन एक्सपेंस, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, याद है आपको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कौन थे बेटा, तो 7 लोग थे वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, फ्लोटिंग चार्जिंग होल्ड चार्ज होल्डर, डिबेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, उनका नंबर आएगा, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, और फिर आखिरी में इक्विटी शेयर होल्डर। आप हमेशा प्रेफरेंस शेयर होल्डर की मीनिंग याद करते थे और आप देखते थे फाउंडेशन लेवल पे या लॉ में आपने देखेंगे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो है जिनको 2 प्रेफरेंस दिए जाते हैं, एक डिविडेंड इक्विटी के पहले दिया जाता है और एक वाइंडिंग अप के पहले, एक वाइंडिंग अप के वक्त इक्विटी के पहले उनको पेमेंट देते। तो देखो इक्विटी के पहले उनकी पेमेंट है, तो बस यही चीज है, अब आप इस चैप्टर में देखेंगे। तो ये ऑर्डर करते सर, क्या ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट में चेंज कर सकते हो? द आंसर इज नो, ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट आप चेंज नहीं कर सकते, ये कंपनीज एक्ट ने बताया है, इसी ऑर्डर में हमको पेमेंट करना रहेगा। तो सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर, liquidators remuneration, cost of winding up, then preferential creditor, debenture holder having floating charge, unsecured creditors and then preference shareholder and then equity shareholder। ये ऑर्डर आपको याद करना पड़ेगा, इसी ऑर्डर में क्वेश्चन में कहीं पे भी कैसी भी इंफॉर्मेशन दी इधर उधर, लेकिन आप जब पेमेंट करोगे ढूंढ ढूंढ के आपको ये ऑर्डर में ही पेमेंट करना पड़ेगा। आपको पहले निकालना पड़ेगा सिक्योर्ड क्रेडिटर कौन है, फिर आपके लिक्विडेशन रेम्यूनरेशन कितना है, ढूंढ के क्वेश्चन से निकालना पड़ेगा और इसी ऑर्डर में पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन मेरे सामने क्वेश्चन अराइज होता है, अगर पैसा यहां खत्म हो गया, ऐसे ही मैं कहता हूं सपोज 6 पॉइंट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के वक्त पेमेंट करते वक्त ही खत्म हो गया, तो इनको तो नहीं मिलेंगे, ऑब्वियसली नहीं मिलेंगे, लेकिन क्या हम इनसे पैसा बुला सकते कि हाँ, मगर मैक्सिमम समझना बेटा, यहाँ पे अगर खत्म होता है तो आप इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पैसा बुला सकते हो, लेकिन मैक्सिमम कितना, जितना अनपेड अप अमाउंट है, सपोज 100 रुपए की फेस वैल्यू है और 80 रुपए पेड अप है, तो आप 20 से ज्यादा नहीं बुला सकते, जो अनपेड अप अमाउंट है उतना ही बुला सकते हो। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के वक्त अगर पेमेंट कम जा रही देने के लिए, तो आप इक्विटी शेयर होल्डर से बुला सकते हो कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसे देना, ये तो अल्टीमेट ओनर है, इनसे बुला सकते, लेकिन मैक्सिमम कितना बुला सकते हैं, मैक्सिमम फेस वैल्यू जो है आपकी उतने तक, मतलब अनपेड अप जितना, अगर 100 में से 80 पे कर तो और 20 बुला सकते, उससे ज्यादा नहीं। तो कभी ये कोई पेमेंट देने में कमी गई तो हम ये शेयर होल्डर से बुला सकते। अगर आप अनसिक्योर्ड में कम गया, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, तो आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर से बुला सकते, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर के वक्त कम गया तो इक्विटी शेयर होल्डर से हम पैसा बुलाएंगे, मगर मैक्सिमम कितना, जितना उनका अनपेड अप अमाउंट है। तो जब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप ये सारी चीजें देखोगे, वहां पे चीजें आएंगी और मैं वहां पे डिस्कस और डिटेल में करेंगे। कभी ऐसा भी होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट की बारी आती है, और जब इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट की बारी आती है बेटा, जब भी हमारे पास पैसा कम हो जाता है, मतलब पैसा कम हो जाता है, क्या मतलब होता है, पैसा कम हो जाता है इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट के वक्त, अगर मैं सपोज टोटल इक्विटी शेयर होल्डर मेरे पास 10 लाख है, मेरे पास है 7 लाख की, तो आप बोलेंगे सर 7 लाख पे कर दो, लेकिन उसमें भी आता है कि अलग अलग तरह के इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, एक किसी की सबके सब फेस वैल्यू 100 रुपए, किसी ने 60 पे किया है, किसी ने 75 पे किया है, तो कैसा वो बचे हुए पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करो, सारे कैलकुलेशंस आते, वो कैलकुलेशन के बारे में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पे फिगर्स रहेंगी, वहां पे आप बात करेंगे। अभी फिलहाल आपको क्या चीज ख्याल रखना है कि इनकी जो ऑर्डर ऑफ पेमेंट रहेंगी वो किस तरह होना चाहिए। तो सबसे पहले हम सिक्योर्ड क्रेडिटर, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप, फिर आप उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, डिवेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, प्रेफरेंशियल होल्डर एंड इक्विटी शेयर होल्डर, ये 8 लोग इस तरीके से ऑर्डर ऑफ पेमेंट देना रहेगा। अब जब पैसा कम जाता है इक्विटी शेयर होल्डर को देने स्पेशली, तो किस तरीके, या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के लिए, तो किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं कि किस शेयर होल्डर से कितना पैसा बुलाना है, उसकी वो मेन कैलकुलेशन है जो यहाँ पे हम देखेंगे। अदरवाइज एज सच बहुत कोई टफ नहीं है, और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऐसे स्पेसिफिक तो नहीं होता, लेकिन जनरली लिक्विडेशन चैप्टर में लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आगे के हमारे सारे क्वेश्चन इस पे सिवाय एक कंसेप्ट हमारा बचा, दैट इज लीस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज, वो सबसे आखिरी में कवर करूंगा मैं, और वो क्वेश्चन भी इंस्टीट्यूट का फेवरेट है, बहुत बार पूछता है लीस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज पे। तो आगे सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप सुनते जाएंगे। ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 8। आप आपके नोट्स में देखोगे क्वेश्चन नंबर 8 और साथ में हम करते जाएंगे। ओके, द समराइज बैलेंस शीट ऑफ फुल स्टॉप लिमिटेड as on 31st March 2011,
being the date of voluntary winding up is as under. Share capital 5,000 10% cumulative preferential of rupees 100 each fully paid up. Equity share capital 5,000 equity share of rupees 100 each, rupees 60 per share called up and paid up. 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 इच, रुपीज 50 पर शेयर कॉल्ड अप एंड पेड अप. अब देखो दो तरह के इक्विटी शेयर है. ये इक्विटी शेयर, ये तो प्रेफरेंस शेयर, ये इक्विटी. एक इक्विटी ऐसा है जो 100 रुपए का एक था, 60 रुपए पेड अप था. यहाँ पे भी 100 रुपए का एक था, 50 रुपए पेड अप है. तो दो इक्विटी शेयर, एक फेस वैल्यू दोनों की 100 है, लेकिन एक 60 पेड अप है और एक कितना है 50 पेड अप है. सिक्योरिटीज प्रीमियम 10% डिबेंचर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड क्रेडिटर्स. Asset side, land and building, plant and machinery, stock and trade, book debt, profit and loss account. Now, preference dividend is in arrears for 3 years. By 31st March 2011, the asset realized were as follow: land and building 6,20,000, stock in trade 3,10,000, plant and machinery 7,10,000, book debt 6,60,000. Expense of liquidation are rupees 86,000. The remuneration of the liquidator is 2% of the realization of asset. Income tax payable on liquidation is rupees 67,000. Assuming that the final payment were made on 31st of March 2011, prepare the liquidator statement of account. तो हमें liquidator statement of account बनाना है. तो किस तरीके से बनाएंगे, अभी liquidator statement of account का हमारा पहला क्वेश्चन है. ओके, अब आप लिखेंगे वहां पे liquidator statement of account of Full Stop Limited as on 31st March 2011. इसको आप कितने लाइन का ड्रॉ करेंगे, 15 लाइन का, राउंड 15 लाइंस का आप ड्रॉ कर लेंगे. ओके, तो ये आपका कौन सा साइड है, डेबिट साइड. ये आपका रिसिप्ट रहेगा और ये आपका पेमेंट रहेगा. रिसिप्ट और पेमेंट. ओके, अब आप सुनेंगे बेटा. अब देखिए इस क्वेश्चन में हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी बेटा. इसने एक बैलेंस शीट दी हुई है, लेकिन हमको क्या देखना, हमको सिर्फ लिक्विडेटर है भाई, हमको ज्यादा नहीं आता लिक्विडेटर. बोले मेरे को बस इतना पता है कि कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, उतना मैं कर सकता हूँ कि कितना रिसिप्ट और कितना पेमेंट. तो हमको ये देखना है कि कितना पैसा आया सबसे पहले. तो ये तो बैलेंस शीट हमको पहले दी है, तो हम रिसिप्ट की बात करते हैं. जरूरी नहीं ना, ये जो वैल्यू तो बुक वैल्यू एक्चुअल में कितने की बिकी, ये लिक्विडेटर को कोई अकाउंटिंग नहीं कर रहा, वो ही नहीं बता रहा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, वो सब नहीं आता उसको. उसको सिर्फ इतना बताना है कितना आया पैसा और कितना गया, दैट्स इट. ठीक है सर, फिर वो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ ये सब जो फिक्स एसेट वो कहाँ, वो अमल कमीशन चैप्टर में सिखाना है, यहाँ पे इस चैप्टर का पार्ट नहीं है. सिर्फ लिक्विडेटर है, ज्यादा नहीं आता उसको सिर्फ रिसिप्ट और पेमेंट बताना है. तो उसने बोला सर ये बुक वैल्यू होंगी आपकी, मेरे को ये देखना है कि रिसिप्ट कितना हुआ. रिसिप्ट बताओ, रिसिप्ट. तो उसने लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक इन ट्रेड, प्लांट एंड मशीनरी और बुक डेट, ये उसके पास उसने बेच, इतना कलेक्शन है. तो 4 एसेट दिख रही मेरे को यहाँ पे. तो देखो ये 1 2 3 4, इसकी बुक वैल्यू यहाँ पे दी हुई है बेटा. अब जब ये एसेट बेचा तो कितने में बेचा, बस हमको वो कैलकुलेट करना रहेगा. ये एसेट जब उसने बेचा तो कितने में बेचा, वो कैलकुलेट क्या होता है दिया हुआ, वो हमको लिखना रहेगा. उतनी रिसिप्ट ऑफ ए पेमेंट करेंगे. पहले से कोई कैश का बैलेंस नहीं है, तब आप लिखेंगे बेटा अराउंड 15 लाइंस का आपको ये ड्रॉ करना है. ओके, तो सबसे पहले हम जैसे प्रेजेंटेशन करेंगे वैसे ही आपको करना है. सबसे पहले आप लिखो टू ओपनिंग बैलेंस कैश एंड बैंक. अगर कोई ओपनिंग बैलेंस रहता तो मैं यहां पे लिखता कैश एंड बैंक नील. ओके, देन 2 asset realized
एसेट रियलाइज्ड। ओके, अब एसेट रियलाइज में हम दो कैटेगरी में बांटेंगे, एक प्लेज एसेट। ऐसी कोई एसेट इस क्वेश्चन में नहीं थी जो आपने कोई चार्ज पे लगाया ना ऑल स्पेसिफिकली, ठीक है। तो यहां पे बस मैं लिख दे रहा हूं, लेस सिक्योर्ड अगर कोई रहता है, सिक्योर्ड क्रेडिटर रहते, तो आप याद है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में हमने देखे थे बेटा, वो एसेट जो आप गिरवी रखते हो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में से एडजस्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं, तो मगर इस तरीके से शो करा जाता है। ओके, तो ये आ गया नेट। ओके, अब उसके बाद अदर एसेट्स, ये अदर एसेट में कौन कौन से एसेट उसने बेचा, ये बेचा उसने, लैंड एंड बिल्डिंग 6,20,000 में, स्टॉक इन ट्रेड 3,10,000 में, प्लांट एंड मशीनरी 7,10,000 में, और बुक डेप्ट 6,60,000 में। इसको आप लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग जो कि उसने बेचा 6,20,000 में, इसके बाद स्टॉक 3,10,000 में, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 7,10,000 में, बुक डेप्ट 6 लाख में। ओके, 6। अब इसको टोटल करें, 6,20,000 प्लस 3,10,000, 7,10,000 प्लस 6 लाख, तो टोटल आपने बेचे 6,20,000, 3,10,000, 7,10,000, 6,60,000 है, सॉरी 6,60,000 है। $23 लाख। ओके, तो हमारे पास लिक्विडेटर के पास कितना कैश है, कुछ ओपनिंग तो था नहीं, फिर कोई यहां से भी नहीं आया सिक्योर्ड से, ये आपकी दूसरी एसेट थी जो आपने गिरवी नहीं, मतलब स्पेसिफिकली प्लेज नहीं थी, उससे आपको 23 लाख रुपए आए। अब लिक्विडेटर को बोले पेमेंट शुरू करो, तो उसको सिखाया गया है कि कैसी पेमेंट करना। सबसे पहले आता है सिक्योर्ड क्रेडिटर, वो यहीं पे एडजस्ट हो जाता है। इस क्वेश्चन में सिक्योर्ड क्रेडिटर है नहीं तो यहीं एडजस्ट हो जाता। उसके बाद सेकंड क्या बताया था हमने, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। सो बाय पेमेंट साइड बहुत सिंपल है, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। ओके, अब सबसे पहले ये हो गया आपके रिसिप्ट और ये हो गया आपका पेमेंट, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। अब देखो लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन में सबसे पहले उससे मतलब सिक्योर्ड क्रेडिटर है नहीं तो यहीं एडजस्ट हो जाता है। फिर नंबर आता है लिक्विडेटर्स बेटा रेम्यूनरेशन, तो लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन कितना है आपका, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन के बारे में कुछ बोला है क्वेश्चन में, हमको ऐसा ढूंढना पड़ेगा। देखो द रेम्यूनरेशन ऑफ द लिक्विडेटर इज 2% ऑफ द रियलाइजेशन ऑफ एसेट, तो अब आपको कैसे एक एक करके ढूंढ के निकालना पड़ेगा। 2% है लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन जो एसेट आपने बेचे उसका। तो एसेट कितने में बेचे हमने, एसेट जो हमने बेचे 23 लाख रुपीस में, दिख रही है आपको 23 लाख, उसका 2% हम दे रहे 2%, तो 46,000। ओके, फिर आप याद करो लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन के बाद कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन एक्सपेंस हम उसे कहते हैं, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। लिक्विडेशन एक्सपेंस क्वेश्चन में दिया है हमको, हाँ ये दिया एक्सपेंस ऑफ लिक्विडेशन 86,000, तो यहां पे आप लिखेंगे 86,000। ओके, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के बाद फिर आता था हमारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। ओके, अब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितना है बेटा आपका, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आपका यहां पर है कुछ दिया है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, डू रिमेंबर दो 7 पॉइंट्स, वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में आते। तो देखो टैक्स पेबल ऑन लिक्विडेशन, टैक्स पेबल
तो टैक्स हमारा था प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के साथ में, हाँ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हमारा ये 67,000 ये है। अब उसके अलावा बेटा और कोई प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के हम देखने लगे, तो बैलेंस शीट में हमको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर दिया उसने 1,05,000, तो ये 1,05,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ये है, उसके अलावा 67,000 ये है। तो बेसिकली उसने बोला कि 1,05,000 जो बैलेंस शीट में दिए, इसके अलावा 67,000 ये। तो ये लिक्विडेटर, इसको कुछ नहीं, इसको सिर्फ रिसिप्ट और पेमेंट बताना। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, उस चीज पे ध्यान मत देना, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट और दूसरी चीजें, इतने की चीज इतने में बेची तो इतना नुकसान हो गया, कुछ नहीं करना है। सिर्फ कितना आया और कितना गया लिक्विडेटर हमको इतना बताएगा। 1,05,000 प्लस 67,000 दैट्स कम 1,72,000, 1,72,000। ओके, नाउ बाय। उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के बाद किसका नंबर आता है बेटा? डिबेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज। तो हमने देखिए यहाँ पर ऐसे कोई है कि डिबेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, ये दिया है यहाँ पे 10% आपको डिबेंचर है, ठीक है। अब उसने 10% डिबेंचर ऐसा यहाँ पर दिया, हैविंग फ्लोटिंग चार्ज ये लिखा हुआ नहीं है। तो अगर देखो क्या होता है, सिक्योर्ड रहते डिबेंचर तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में एडजस्ट हो जाता है, अनसिक्योर्ड रहते बेटा, मतलब अगर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज तो डिबेंचर होल्डिंग फ्लोटिंग चार्ज में आता है, और अगर वो भी नहीं रहता तो फिर किस में आता है बेटा? वो फिर आता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में, ठीक है। कुछ बोला नहीं तो जनरली हैविंग फ्लोटिंग चार्ज रहता है, तो मैं यहीं पे लिखता हूं, ऑर्डर ऑफ पेमेंट में हम यही लिखेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के बाद। सो डिबेंचर होल्डर, ठीक है, कितना है बेटा? 2,10,000, 2,10,000 ये हो गए। अब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर डिबेंचर होल्डर, उसके बाद आते अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर देखते हैं हम क्वेश्चन में कितना दिया हमको। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बैंक ओवरड्राफ्ट है 4,85,000 और एक क्रेडिटर है 6 लाख, तो 4,85,000 और ये 6 लाख, तो कितना होता है बेटा? 4,85,000 और ये 6 लाख, ये होता है 10,85,000, ठीक है। कभी ऐसा हो सकता है, जैसे ये तो बुक वैल्यू है, अभी कुछ नहीं बोला इनकी पेमेंट कितनी दी है, तो हम यही मानेंगे जो बुक वैल्यू वो दी है। लेकिन कभी रेयर केस में हो सकता है कि आपने कोई कम कीमत डिस्काउंट पे दी, उसने बोला चलो यार कंपनी लिक्विडेट हो रही, कम पैसा दे दो मेरे को, तो मगर ऐसा कुछ बोला नहीं आपको कुछ, तो हम यही मानेंगे जो बुक वैल्यू वही हमने पे करे है। तो 4,85,000 और ये 6 लाख, तो आप यहाँ इनर कॉलम में लिखेंगे 4,85,000 और ये 6 लाख, कितना होता है आपका? 10,85,000, ओके, 10,85,000। सो डिबेंचर होल्डर, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। उसके बाद नंबर आता है हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर में मैं जाता हूं बैलेंस शीट में, मैंने देखा भाई सारी चीजें तो पे कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में आए बेटा, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हमको दिया है, कितना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर? 5 लाख। लेकिन वो हमको कहते हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड भी हमने पे नहीं करे। कितना डिविडेंड नहीं पे करे? लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन अरियर फॉर 3 ईयर्स, 3 साल से दिए नहीं, और अगर एक क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस है मतलब वो डिविडेंड तो हमको देना ही है, ठीक है, क्यूमुलेटिव तो देना ही है। अब यहां पर आते हैं, सबसे पहले देखेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर में कैपिटल। कैपिटल कितने का था? कैपिटल था हमारा 5 लाख रुपए का, और डिविडेंड, तो डिविडेंड का आप यहां पे कैलकुलेशन कर लो, मैं बता देता हूं, 5 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय, कुछ नाम दिया था इसका, कितने परसेंट वाले हैं? 10% क्यूमुलेटिव, ओके, 10% 3 साल के लिए, तो ये आएगा 1,50,000। सो टोटल कम 6,50,000, 6,50,000। अब मैंने सोचने लगा सर ये तो अब हो गई बात खत्म, इसके बाद नंबर आता है इक्विटी शेयर होल्डर। किसका नंबर आता है बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर। तो हम सोचने लगे सर इक्विटी शेयर होल्डर का नंबर आता है तो क्या हमारे पास उतना पैसा है कि इक्विटी शेयर होल्डर को पे करना है? जरा देखो वाला 23 लाख रुपीस टाइप करो,
23 लाख रुपए आपके पास टोटल रिसिप्ट होती। अब एक एक पेमेंट आप देते जाओ। माइनस मैंने कहा 46,000 दिया, उसके बाद 86,000 दिया, उसके बाद 1,72,000 दिया, फिर 2,10,000 दिया, फिर 10,85,000 दिया, उसके बाद 6,50,000 दिया। सो टोटल कितना आया बेटा आपका? टोटल आया आपका 51,000 कैश बच रहा है। लेकिन मैं इक्विटी शेयर होल्डर के बारे में देखूं तो इक्विटी शेयर कैपिटल है कितने के? इक्विटी शेयर कैपिटल है आपके 3 लाख के। अब दो तरह के इक्विटी शेयर कैपिटल है बेटा, दो तरह के इक्विटी शेयर कैपिटल कितने? एक है जो 100 में से 60 पे करे और दूसरे जितने 100 में से कितने पे करे? 50 पे करे। तो भाई मैं सोचने लगा कि कुछ ऐसे है जिन्होंने 100 थे उसमें से 60 पे करे और जिसकी फेस वैल्यू थी 100 कुछ ने 50 पे करे। भाई इन दोनों को मिला के इनका शेयर कैपिटल कितने का बेटा? 3 लाख रुपए का। लेकिन मेरे पास कैश रखी हुई मात्र 51,000 बच रही है। अगर आप ये रिसिप्ट में से पेमेंट माइनस करो तो मेरे पास कैश बच रही 51,000। अब मैं सोचा किसको दूं किसको दूं, तो ये इक्विटी शेयर होल्डर है, ये बोलने लगे सर हमको दो। इसको कैटेगरी बता दे, ये ए कैटेगरी और ये बी कैटेगरी, नाम देने बोल रहा हूं मैं बस, और कुछ नहीं है। तो ये इनको बोलने लगा तो ये बोले सर हमको दो, हमने तो 60 रुपए पे करे थे, मैं इनको देने लगा। तो ये चिल्लाने लगे, बोले नहीं 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 नहीं, उन्होंने 60 पे करे होंगे, हमको बताओ, हमने तो 50 रुपए तो कम से कम पे करे, हमको दो। तो आप ये ना कहना बेटा कि आप सर ये जो पेडअप है इस प्रोपोर्शन में बांट दो, नहीं, आप पेडअप के प्रोपोर्शन में नहीं बांटेंगे। पेडअप कितना? 60 और 50, तो आप बोलेंगे सर 60 और 50 के पेडअप में बांट दो, नहीं। बेसिकली आपको ये देखना पड़ेगा कि लॉस तो उनको बेयर करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपसे कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। लॉस तो उनको बेयर करना है। किसको लॉस बेयर करना है बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर को। क्यों? अल्टीमेट ओनर है। अभी 3 लाख रुपए उनको दिख रहा है, वो पेड अप कैपिटल है ही नहीं 3 लाख, 51 है, तो उनको लॉस तो बेयर पक्के से करना है। लेकिन अगर इसमें नहीं बांटेंगे, उन्हें पेड अप कितना गया, मेरे को पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा लॉस कितना एक इंसान को बेयर करना। सपोज मैंने कहा कि लॉस, अभी ऐसे हाइपोथेटिकल, सपोज लॉस आया 45 रुपीज, तो 45 रुपीज पर शेयर। तो मेरे को ये देखना है कि इक्विटी शेयर होल्डर को लॉस तो बेयर करना ही करना है, लेकिन एक इक्विटी शेयर होल्डर को कितना लॉस बेयर करना पड़ेगा, एक शेयर पे कितना लॉस बेयर करना है। तो उस शेयर पे सपोज लॉस हाइपोथेटिकल करें 45 रुपीज आ गया, तो मैं बोलूंगा भाई देखो 60 रुपए तुमने पे करो, लेकिन तुमको लॉस बेयर करना पड़ेगा क्योंकि कैश अवेलेबल नहीं 45 रुपीज। तो 60 माइनस 45 वहां पे आएगा 15 रुपए, तो उसको 15 रुपए के हिसाब से दे दूंगा। इसको बोलूंगा तुमने 50 पे करे, लॉस बेयर तुमको 45 करना पड़ेगा, तो 45 इसका माइनस करूंगा तो इसका 5 रुपए बच जाएगा। तो मेरे को ये देखना है कि लॉस पर शेयर हर इक्विटी शेयर होल्डर को यहाँ पे लॉस बेयर करना है। तो याद रखना हम फेस वैल्यू के प्रोपोर्शन में देखेंगे कि लॉस पर शेयर कितना हो रहा है। मैं कैलकुलेट करता हूं अभी, फिर मैं आपको बताता हूं क्या हो रहा है। तो आप इन्होंने जो पेडअप है, पेडअप के प्रोपोर्शन में नहीं जाएगा, पेडअप के प्रोपोर्शन में नहीं जाएगा, वो कैलकुलेशन गलत होगा, वो ये भी मैं बताऊंगा आपको क्यों गलत होगा। तो 2 मिनट पेशेंस रखना। ये 51,000 बांटना कैसे हम समझते हैं, क्योंकि इनको देने लगा तो ये चिल्लाएंगे कि हमको दो, हमने कुछ तो दिए। इनको अगर देने लगा तो ये चिल्लाएंगे। तो भाई किसको कितना देना तय करना, तो पहले मैं ये तो तय कर लूं कि तुमको लॉस बेयर करना है, तो एक इक्विटी शेयर पे कितना लॉस बेयर करना पड़ेगा, पहले तो वो कैलकुलेट करता हूं। तो इसके नीचे आप ज्यादा नहीं, 4 एक लाइन का स्पेस आपका होना चाहिए, उतनी जगह लगेगी। उसके बाद आप लिखोगे वर्किंग नोट। अब ये जो वर्किंग नोट बनाने तो जो लगभग अब हर क्वेश्चन पे ये वर्किंग नोट बनेंगी। वर्किंग नोट 1, calculation of loss on equity share, calculation of loss on equity shares। तो आपने देखे टोटल इक्विटी पेड अप कैपिटल, टोटल इक्विटी पेड अप कैपिटल माइनस कैश अवेलेबल divided by total number of equity shares, total number of equity shares। ओके, अब समझना, मैंने कहा टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल जो क्वेश्चन में दिया वो हमको 3 लाख रुपए दिया। कैश कितनी अवेलेबल है? 51,000। ये कैश 51,000 कैसे निकाला मैंने बेटा? ये 23 लाख में से सारे पेमेंट आप माइनस करो तो 51,000 बचता है।
तो मैंने कहा 3 लाख देना है, 51,000 अवेलेबल है, तो कितना रहा है 2,49,000। मेरे पास शेयर्स कितने, तो दो तरह के शेयर्स है, पहला 5,000 रुपए, 5,000 शेयर्स है, दूसरे भी 5,000 है, लेकिन पहला आपका 100 में से 60 पेड अप है, दूसरा 100 में से 50 पेड अप है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हो रहे, 5,000 और 5,000 10,000 हो रहे। तो कैलकुलेट मैंने करा, तो ये डिवाइडेड बाय इसको मैं 10,000 करता हूं, तो इट्स कम, ये 3 लाख नहीं, सॉरी 1 सेकेंड रुकिए, अच्छा 3 लाख ये था और ये 2,50,000 ये था, करेक्शन करेंगे वहां पे। टोटल आपका था 5,50,000 टोटल पेड अप कैपिटल, एक 3 लाख था और एक 2,50,000 था। तो 5,50,000 माइनस 51,000 डिवाइडेड बाय 10,000, इट्स कम ₹49.9। मतलब एक इक्विटी शेयर होल्डर को कितने का लॉस बेयर करना है, 49.9 लॉस पर शेयर, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑन इक्विटी शेयर पर शेयर, यानी लिख रहे हैं एक शेयर पे कितना आपको लॉस बेयर करना है, 49.9। अब आप लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 2, टेबल ऑफ कॉल और रिफंड कैलकुलेशन, टेबल ऑफ कॉल और रिफंड कैलकुलेशन। थोड़ा सा इस टेबल को पहले समझ लेना, फिर आपने लिखना, पहले मेरी सुनो, अभी आप लिखना मत, ओके, पहले हमारी सुनो। पहले समझना फिर लिखना बेटा, अभी 2 मिनट रुकूंगे, आप पहले समझो मेरी बात। दो तरह के इक्विटी शेयर्स थे, मैं इसका नाम देता हूं इसलिए मैं टाइप लिखा, कैटेगरी दे देता हूं, ए और बी, दो तरह के थे, दोनों की फेस वैल्यू कितनी थी, 100 रुपए, ठीक है। अब पेड अप इसका 60 रुपीज इसने पे किया था, दूसरी कैटेगरी वाले ने 50 रुपीज पे किया था बेटा, ठीक है। अब मैंने बोला भाई आपको लॉस पर शेयर दोनों को बेयर करना, लॉस पर शेयर आ रहा 49.9, तो ए कैटेगरी को बोला कि आपको 49.9 का लॉस बेयर करना है। मुझे बताइए इसने 60 रुपए पे किया बेटा और इसको लॉस बेयर करना है 49.9, तो एक शेयर पे कितना लॉस बेयर करना है, 60 माइनस 49.9, एक शेयर पे कितना लॉस बेयर करना है, दैट इज 10, एक शेयर पे 49.9 लॉस बेयर करना है। मैंने कहा आपने मुझे 60 रुपए दिए, 60 रुपीज पेड अप, मैं कंपनी, आप ए कैटेगरी के शेयर होल्डर, आपने मुझे 60 रुपए दिए, जब मैं 60 रुपए वापस करने आया, मैंने रुको रुको रुको, पैसा नहीं है, सबको ये लॉस बेयर करना पड़ेगा, आप इक्विटी शेयर होल्डर। बोले सही बात है सर, तो 60 रुपए देने लगा, मैंने रुको रुको रुको, लॉस पर शेयर बेयर करना पड़ेगा। लॉस पर शेयर मैंने कहा कितना आ रहा है, वो आ रहा है 49.9, तो मैं आपको जब 60 देने लगा, मैंने बोला आपको लॉस बेयर करना पड़ेगा, तो मैंने माइनस किया 49.9, तो 60 माइनस 49.9 माइनस किया, तो अभी भी कितना बच रहा है बेटा आपका 10.1, तो मैं आपको 10.1 क्या कर दूंगा, रिफंड कर दूंगा। कभी कभी वो कॉल भी आएगा, सपोज 60 रुपए रहता और अगर आपको लॉस पर शेयर आता 65, तो भी 60 रुपए आपने पे करे, आपको बेयर करना है 65, तो मैं आपसे 5 रुपए बुलाता, कॉल करता, तो वो भी कुछ क्वेश्चन में आएंगे। यहां पे रिफंड क्यों आ रहा है, इस कॉल और रिफंड के कैलकुलेशन को अच्छे से समझना। आपने मुझे 60 रुपीज पे करे, 60 रुपए में से आपने 49.9 लॉस बेयर करना पड़ेगा, तो मैंने वो माइनस करा, बचा कितना 10.5, वो मैं आपको रिफंड कर दूंगा। और आपने कितने नंबर ऑफ शेयर्स रखे अपने पास, 5,000, तो ये आएगा 50,500 रुपीज, ओके 50,500 रुपीज। अब कैटेगरी बी के पास आया, मतलब देखो भाई आपने तो 50 ही पे करो, सबको लॉस कितना बेयर करना है 49.9, आप बताओ 50 रुपए पे कर रखे हो आपने मुझे, आपको 49.9 लॉस बेयर करना, मैंने माइनस करा, तो बचा कितना, वो आ रहा है 0.1, मैंने बोला 0.1 रिफंड आएगा।
अब 5000 शेयर्स रखे हो, मल्टीप्लाई बाय करूंगा मैं 5000 मल्टी, ये कैसे आया आपको समझा है ना, 10.1 मल्टीप्लाई बाय 5000 शेयर्स। ओके, अब यहां पे आया 500, ये 500 कैसे आया बेटा, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 5000, दैट्स कम 500। तो टोटल मैंने आपसे कहा कि आपको टोटल आपको देना पड़ेगा 51,000 रुपीज। देखो टोटल आ गया, तो ये दोनों के दोनों रिफंड है। तो देखो मेरे पास कैश अवेलेबल भी कितनी थी बेटा, 51,000 मेरे पास कैश अवेलेबल भी थी बेटा। तो कैश अवेलेबल मेरे पास 51,000 थी। मैंने प्रॉपर कैलकुलेट करा वहां पे कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स है आपके। अब आपके कितने नंबर ऑफ शेयर्स हमने कैलकुलेट कर, फिर लॉस पर शेयर निकाले, एक शेयर होल्डर को कितना लॉस बेयर करना है वो निकाले एक शेयर पे। आपने इतना पे करे हो, इतना लॉस बेयर करना है तो इतना रिफंड करूंगा, इतना पे करो इतना लॉस बेयर करना है तो उतना रिफंड आ रहा है आपका। तो टोटल 51,000 मेरे पास जो रिफंड मेरे पास बचे हुई, तो यहाँ पे 51,000 है। अब ये कैटेगरी वालों को मैं 50,500 दे दूंगा, ये कैटेगरी वाले को 500 रुपए दूंगा। तो किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ, किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ। हमने बराबर प्रपोर्शनेट करे कि आपको तो 100 रुपीज टोटल पे करना चाहिए था, ये फेस वैल्यू, लेकिन आपने इसमें से इतना पे कर, इसमें से इतना पे करे। तो आपको ये देखना है कि भाई इतना टोटल पे करना चाहिए था, आपने इतना पे करे, इतना लॉस बेयर करना है, तो इतना पे करे इतना लॉस बेयर करना है, तो आपको रिफंड आएगा। कभी किसी का हो सकता है बेटा यहाँ पे 70 रुपीज रहता, तो फिर आपका रिफंड ज्यादा आता है ना। तो वो कैलकुलेशन रहता है किसने कितना पेड अप किया है। तो भाई पेड अप किया है, लॉस इतना बेयर कर दो, रिफंड कभी कभी कॉल भी आता है। अगर ये 60 रुपीज है, सपोज वहां पे उसको लॉस पर शेयर 65 रहता, तो आपने 60 रुपए दिया, आपको लॉस बेयर कर रहे हैं 65, तो बचा हुआ 5 रुपए मैं आपसे बुलाऊंगा। तो कभी कॉल भी हो सकता है, कभी रिफंड भी हो सकता है। इसीलिए इसे कहते हैं टेबल ऑफ कॉल और रिफंड कैलकुलेशन। तो ये हर क्वेश्चन में अपन बनाएंगे। इतनी चीज समझ में आई? तो इस तरीके से किसी के साथ भी इनजस्टिस नहीं होगा। ओके, तो ये आप लिखेंगे, जस्ट 1 मिनट। ओके, चलिए अब आते अपन इसको लिक्विडिटी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएंगे। वहां पे लिखो आप 5,000 इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10.1, दैट्स कम 50,500। इसको भी रिफंड करना है। 5,000 इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 0.1, ये आ गया 500। तो टोटल आपका 51,000। टोटल कितना हो गया बेटा, 51,000। तो बेचारे अल्टीमेटली वो नुकसान किसका हुआ, इक्विटी शेयर होल्डर्स का। अब इसकी आप टोटल करो, इट विल कम 23 lakhs, 23 lakhs, वो टोटल 23 lakhs है। ओके, ठीक है। अब एक चीज आपसे क्या है ना, जनरली बच्चों का ध्यान नहीं जाता, लेकिन एक हाथ का किसी का जाता, लेकिन मेरा काम है हर चीज बोलना। अब आप समझो बेटा, यहां पर अगर मैं देखूं, मेरे किसी को दिखता है सर सिक्योरिटी प्रीमियम दिख रहा है, आपने सबके बारे में बात करे यहाँ पे है ना, ये फिर आपने ये इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंशियल होल्डर, ये बात करे, आपने सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में कुछ बात नहीं करे। हाँ बेटा, मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में बात नहीं किया, आप उसकी फिक्र भी मत करो। बेसिकली आप अभी अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ कंपनी करी नहीं, बुक्स कंपनी की बुक्स में अकाउंटिंग करते, फिर आप देखते बेटा वहां पे कि उसको कितना, ये सिक्योरिटी प्रीमियम किसको जाता है, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाता है। तो आप बोलेंगे सर इक्विटी शेयर होल्डर को जाता है ये, आप देखोगे अमलगमेशन चैप्टर, डोंट वरी, अभी आप इतना समझो। फिर तो बेटा मैं ये भी कहूंगा, फिक्स एसेट की बुक वैल्यू कुछ और थी और आपने बेचे कोई और कीमत पे, तो यहाँ पे भी तो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट हुआ। तो भाई प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट भी फिर जो प्रॉफिट हो, इट शुड बी गो टू ओनर। ओनर कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर, वो भी उन्हीं को जाना चाहिए, बिल्कुल वो भी उन्हीं को जाता है। जो रिजर्व एंड सरप्लस रहता है, आप अमलगमेशन चैप्टर में पढ़ोगे, जो रिजर्व एंड सरप्लस रहता है वो भी इक्विटी शेयर होल्डर को ही जाता है, क्योंकि वो ओनर रहते हैं। तो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट वो भी उन्हीं को जाता है। तो ये सारे फायदे नुकसान उनको जाते हैं, सारे रिजर्व एंड सरप्लस इक्विटी शेयर होल्डर को लिक्विडेशन के वक्त हम ट्रांसफर करते हैं उनके अकाउंट में, और आप सीखोगे भी अमलगमेशन चैप्टर में। लेकिन सर यहाँ पे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अगर मैं सारे प्रॉफिट और लॉस सारी चीजें वहां पे मैं ट्रांसफर भी कर दूं इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, अल्टीमेटली आखिरी में इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट का जो बैलेंस आएगा दैट विल कम 51,000 ऑनली। जितना हमारे पास कैश अवेलेबल था, इक्विटी शेयर होल्डर का अकाउंट आखिरी में उतना ही बैलेंस आएगा। ठीक है, अब कैसा होता है, मैं आपको यहाँ पे कुछ बना के दिखा रहा हूँ बेटा। अभी मैं आपको यहाँ पे कुछ बना के दिखा रहा हूँ और आपको मैं ये यहाँ पे कोई रेलेवेंस नहीं इस पोजीशन में लिक्विडिटी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में। वो कहां पर पढ़ने वाला है आपका अमलगमेशन में। आप सीखोगे कि रिजर्व एंड सरप्लस का क्या करना रहेगा। लेकिन तो भी अब आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ठीक है, अभी इससे कोई यहाँ पे मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ जो कैसे किसी के दिमाग में सर ये सिक्योरिटी प्रीमियम का क्या, तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं एक चीज बता रहा हूँ बेटा। आप एक चैप्टर पढ़ोगे वहां पे अमलगमेशन चैप्टर आगे, उसमें आप देखोगे कि मैं आपको सिखाऊंगा वहां पे एक रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। कौन सा अकाउंट बनता है? रियलाइजेशन। और ये सपोज रियलाइजेशन अकाउंट है। ठीक है, हम आपको सिर्फ समझाने बता रहे बेटा। ये अभी यहाँ पे क्योंकि किसी के दिमाग में आएगा सर इसका क्या, मैं आपको बता तो इक्विटी शेयर में 51,000 का बैलेंस आएगा, इसीलिए मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। ये बेसिकली अमलगमेशन चैप्टर में मैं आपको सिखाऊंगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर, अब देखो अभी क्या होता है, अभी क्वेश्चन खत्म हो गया, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 51 ही बैलेंस आएगा इक्विटी शेयर होल्डर में, इसलिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। अभी क्या होता है बेटा, जो सारी आपकी एसेट और लायबिलिटी है वो आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हो। ठीक है, अब मैं एसेट की बात करता हूँ, बैलेंस शीट की। तो एसेट है लैंड एंड बिल्डिंग, इट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। सो व्हेन यू ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। अभी क्या है, पार्टनरशिप में भी पढ़ोगे आप ये सब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इक्विटी शेयर का 51,000 बैलेंस आएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। मेरे सामने एक क्वेश्चन है पीडीएफ में, यहाँ लिखता हूँ। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग 5,20,000, 7,80,000, 3,25,000 स्टॉक था, बुक डेट है 10,25,000 का। ठीक है, उसके बाद है पीएनएल लॉस है, डेबिट बैलेंस इक्विटी शेयर होल्डर बेयर करेंगे। पीएनएल तो इसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, वो आपका 5,50,000। ठीक है, ये एसेट्स आपने ट्रांसफर करे यहाँ पे। उसके बाद आप सारी लायबिलिटी ट्रांसफर करते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में 3 लाख और ये 2,50,000। सो यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट 3 लाख और 2,50,000। ठीक है, आपको अभी समझ भी नहीं रहेगा सर डेबिट क्रेडिट कैसे करें, ध्यान मत देना, मैं आपको बताऊंगा। बस इक्विटी शेयर होल्डर में उतना ही बैलेंस आता है जितना कैश अवेलेबल रहेगा। ठीक है, 2,50,000। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम भाई रिजर्व एंड सरप्लस ओनर को जाता है। ओनर कौन है यहाँ पे? इक्विटी शेयर होल्डर, तो वो है आपका 7,50,000। ठीक है, 7,50,000 ये हो गया। डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर आपका कितना? 10%। ओके, तो डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड, तो आप इसको डिबेंचर होल्डर अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो, उसका बैलेंस रियलाइजेशन में। तो लायबिलिटी जैसे एसेट ट्रांसफर हुई ना, लायबिलिटी। सो डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, यहाँ सारी लायबिलिटी लिखूंगा मैं। ये हो गई आपकी 2,10,000। फिर उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 1,05,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 4,85,000, फिर आपके ट्रेड क्रेडिटर 6 लाख। तो अल्टीमेटली मैंने ये लिख के क्या करा बेटा, मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट के सारे आइटम को क्लोज कर दिया। ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में जाता है। अल्टीमेट ने मैंने किया क्या बेटा कि सारे ये बुक्स में जो बैलेंसेस थे उसको क्लोज कर दिया अकाउंट में ले जाके। अब मैं देखता हूं मैंने लायबिलिटी पे, मैंने एसेट बेचा। एसेट कितने में बेचा इसकी टोटल करो। ये एसेट आपने बेचे 6,20,000 प्लस 3,10,000 प्लस 7,10,000 प्लस 6,60,000, ये आ गया आपका 23 लाख रुपए में आपने एसेट बेचे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 23 लाख रुपए। ओके, उसके बाद आपने लायबिलिटी पे ऑफ करे, तो आपने ये लायबिलिटी 2,10,000 पे करे, फिर 1,05,000 पे करे और 4,85,000 प्लस ये 6 लाख, ये तो पे करे आपने, 14 लाख आपने पे करे। इसके अलावा आपने देखो यहाँ पे लिक्विड और पे करे आपने, लिक्विडिटस रेम्यूनरेशन यहाँ से देता हूँ 46,000 लिक्विडिटस रेम्यूनरेशन पे करे, 86,000 लिक्विडेशन एक्सपेंस, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 1,72,000, 2,10,000 डिबेंचर होल्डर, 10,85,000 आपने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, फिर वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में जाता है वो। ठीक है, ये आ रहा है आपका 15,99,000। 2 मिनट रुकेंगे, तो ये 15,99,000 ये एक्सपेंस सारे पे कर। आप बोलेंगे सर यहाँ तो 14 लाख ही आ रहे ना, मगर इसके अलावा भी आपने पे करे ना, 2,10,000 प्लस 1,05,000 प्लस 4,85,000
प्लस 6 लाख, ये 14 लाख, मगर यहाँ पे लाइबिलिटी 14 लाख है, यहाँ 15,99,000 इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने ज्यादा का पे करे ना, कुछ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर जो वहां पर नहीं थे, सॉरी ये एक्सपेंस ऑफ लिक्विडेशन नहीं था वहां पे, रेम्यूनरेशन नहीं था, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कुछ ज्यादा के, उसकी वजह से ज्यादा आ रहा है। इसके अलावा आप अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट भी बताता हूँ, बेसिकली दूसरा चैप्टर हो गया, बस 2 मिनट बेटा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उसमें आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर में कितना लेके गए थे, 5 लाख रुपए थे, मगर आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को और क्या पे करे, 5 लाख के अलावा डिविडेंड भी तो पे करे ना आपने, कितना डिविडेंड पे करे उसको, आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड पे करे 1,50,000, तो 1,50,000 आपका क्या हो गया, ये खर्चा, तो 1,50,000। अब इसको आपने पे कर दी 6,50,000, ठीक है। अब देखो बैलेंस बराबर आपका 2,10,000 प्लस 1 मिनट। अब देखो बेटा, अब मैं यहां पर अगर देखूं तो ये लॉस आ रहा है मेरा यहाँ पे 6,99,000 का, ये लॉस कौन बेयर करेगा, इक्विटी शेयर, तो ये देखो 6,99,000, 6,90,000 अल्टीमेट ओनर ही बेयर करता है, 6,99,000, ठीक है। अब ये देखो 5, अब इसका बैलेंस निकालो, 3 लाख प्लस 2,50,000 प्लस 7,50,000, क्रेडिट साइड की टोटल आ रही 13 लाख, माइनस 5,50,000 माइनस 6,99,000, तो ये बैलेंस अगर आप देखोगे यहाँ पर आता है 51,000, तो 51,000 इक्विटी शेयर होल्डर को पे करना है। और आपने क्वेश्चन में देखे होंगे हमारे पास आखिरी में कितना बच रहा है, 61,000 ही बच रहा है। तो बेसिकली हमारे चैप्टर का मैं आपको क्यों लिखा, इंटेंशनली कर, आपको नहीं भी समझाओ तो बस इतना समझना कि इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में अल्टीमेटली आखिरी में कितना, उतना ही बचेगा जितना यहाँ पे कैश अवेलेबल है। तो कैश अवेलेबल हमारे क्वेश्चन में कितनी आई थी बेटा, देखो आखिरी में 51,000 ही थी, और यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर का बैलेंस भी देखो कितना आ रहा है, 51,000 ही आ रहा है। तो ये चीज आप इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम पे ध्यान मत देना। सिक्योरिटी प्रीमियम देखो जब अकाउंटिंग सीखोगे आप बराबर, देखो सिक्योरिटी प्रीमियम आपका गया है ना, यहाँ पे ये गया 7,50,000, वो देखो अकाउंट में 7,50,000। फिर ये लॉस की भी बात करो ना, यहाँ एसेट बेचे, लाइबिलिटी पे ऑफ करे, कम ज्यादा कीमत पे करे, कुछ खर्चे करे, तो फिर लॉस की भी बात करो, तो लॉस कितना है, 6,99,000, फिर लॉस भी लेकर, तो यहाँ पे पहले का लॉस था, फिर वो भी इक्विटी शेयर होल्डर बेयर का ओनर है, अल्टीमेटली आखिरी में उसको उतना ही बैलेंस बच रहा है जितना हमारे पास कैश बचता है। मगर फिर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये 51,000 हम किसको दे, तो फिर हमने वो टेबल बनाया लॉस पर शेयर निकाल के। तो मेरा इंटेंशन ये बनाने का सिर्फ इतना था बेटे, चैप्टर में कहीं पे भी नहीं बनाना है, सिर्फ इतना था कि किसी बच्चे के दिमाग में आएगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम सर ने कुछ क्यों नहीं करे, इसीलिए मैंने आपको बना के बताया, ठीक है। तो इसके बारे में फिक्र करना मत, इसको हमको कुछ नहीं करना है, बस कोई लिक्विडेटर बोले मेरे को इतना नहीं समझता, मेरे को इतना बताओ कि बस कहाँ से पैसा आया और कैसा पैसा देना है। ये अकाउंटिंग होती है, ये बेसिक एक्चुअल में अकाउंटिंग है। ये एक्चुअल में अकाउंटिंग आप कहाँ पर सीखोगे बेटा, ये आप सीखोगे अमलगमेशन चैप्टर में, तो उस पार्ट को ध्यान नहीं देना अभी, ठीक है। बस हमने आपको बताया कि देखो इक्विटी शेयर होल्डर में बराबर 51,000 का बैलेंस आया, ओके। नाउ तो हमने सबसे पहले देखे बेटा कि इस तरह आपको लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना है, ये रिसिप्ट हुई और ये क्या हुई बेटा, आपकी पेमेंट हुई। लेकिन कैश जब इक्विटी शेयर होल्डर को कम जाता है तो लॉस पर शेयर इस तरीके से हम कैलकुलेट करते और कॉल और रिफंड का कैलकुलेशन करना रहेगा, ओके। तो इसी तरीके से हमको सारे क्वेश्चंस लगभग आगे सॉल्व करना है, हाँ कम ज्यादा एडजस्टमेंट कुछ हो सकते हैं, ओके। नाउ आई एम कमिंग टू क्वेश्चन नंबर, ये हो गया हमारा, ठीक है। आई एम कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9 नाउ। आ जाए अब भी क्वेश्चन नंबर 9 पे। नाउ क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, मई 2019 में आया था, बीटी लिमिटेड went into voluntary liquidation on 31st March 2018 when their detailed balance sheet was as follow: liabilities, issued and subscribed capital, 10,000 12% cumulative preference share of rupees 100 each fully paid, 10,000 equity share of rupees 100 each rupees 75 per share paid up, 20,000 equity share of rupees 100 each rupees 60 per share paid up,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब उसने ऐसा ब्रैकेट में दिया तो आप समझ जाना कि वो लॉस है। लायबिलिटी साइड में कोई ब्रैकेट में लिखा है नेगेटिव फिगर, मतलब वो क्या है, लॉस है। देन 12% डिबेंचर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिबेंचर, क्रेडिटर्स, एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, पेटेंट्स, स्टॉक, then trade receivable, cash at bank, preference dividend where in arrears for 1 year। अब यहाँ पे हाँ, अभी क्यूमुलेटिव है तो अरियर्स तो आपको पे करना ही है, ठीक है। क्वेश्चन में जब कुछ भी नहीं बोला तो हम हमेशा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियस ही मानते हैं, ठीक है। अब क्रेडिटर्स इंक्लूड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ऑफ ₹75,000, बैलेंस क्रेडिटर्स आर डिस्चार्ज सब्जेक्ट टू 5% डिस्काउंट, एसेट आर रियलाइज्ड एज अंडर इन rupees land and building 24,50,000, plant and machinery 9 lakh, furniture 2,85,000, patents 90,000, and stock 2,80,000, trade receivable 3,15,000. Expenses of liquidation amounted to rupees 45,000. The liquidator is entitled to a remuneration of 3% on all assets realized except cash at bank. All payments were made on 30 June 2018. You are required to prepare the liquidator's final statement of account as on 30 June. Working note should form part of the answer. अभी हमको लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना है तो वही हम लिखेंगे रिसिप्ट और पेमेंट। तो हम देखो रिसिप्ट के बारे में हम बात करते हैं, हमको रिसिप्ट, ये तो बैलेंस शीट दी हुई, रिसिप्ट के बारे में दिया है कि लैंड एंड बिल्डिंग इतने में गई है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, पेटेंट, स्टॉक एंड ट्रेड रिसीवेबल 1 2 3 4 5 6 एसेट के बारे में दिया उसने। तो देखो 6 एसेट है बराबर 1 2 3 4 5 6, ये तो कैश है, इसको थोड़ी ना बेचेंगे, उतना अपना पहले से ही अवेलेबल था। तो ये एसेट कितने में बिकी हमको ये पता है यहाँ पे, तो हमको ये पता चल गया कि कितना हमारे पास पैसा आया। अब देखो पिछले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, वो लायबिलिटी के बारे में कुछ बोल रहे हैं तो हमने यही माने थे जो बुक वैल्यू उतने में पे करे, लेकिन यहाँ पे देखो क्या बोला, बैलेंस क्रेडिटर आर डिस्चार्ज सब्जेक्ट टू 5% डिस्काउंट। अब उसने हमको बोला कि जो आपने क्रेडिटर पे करे वो आपने 5% डिस्काउंट पे पे करे, तो कम कीमत पे पे करे। तो जब हमको बता रहा है क्वेश्चन पे कि आपने कम कीमत पे पे करे तो हम वही मानेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट रहता तो मैं क्या अज्यूम करता कि जो बुक वैल्यू है उतने पे हमने पे करे। और हमेशा ना अजम्पशन नॉर्मल ही लेना है जिंदगी में, अजम्पशन आपको एबनॉर्मल चीजें बताई जाएंगी क्वेश्चन में, अदरवाइज आपको सोचना कैसे, हमेशा हमेशा आपको नॉर्मल ही सोचना रहेगा। तो नॉर्मल सोचना है मतलब आप यही सोचो कि बुक वैल्यू पे किया, अगर कुछ नहीं बोला तो, मगर स्पेसिफिकली बोला है तो फिर हमको उसी को मानना है, ठीक है। ओके, अब एक और चीज देखो बेटा, क्रेडिटर इंक्लूड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ऑफर भी 75,000। तो यहाँ बैलेंस शीट में मेरे पास क्रेडिटर है कितने के, 8,50,000 रुपए के। उसमें से वो कहता है कि 75,000 क्या है आपके, 75,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर इसमें इंक्लूड है। तो बचे कितने, 8,50,000 माइनस 75,000, बचते आपके 7,75,000। इसको जब पे करो ना, इसको 5% डिस्काउंट पे पे करो, वो पूरे के पूरे जाएंगे 75,000, बचे हुए 7,75,000 5% डिस्काउंट। पढ़ो सेंटेंस, क्रेडिटर इंक्लूड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ऑफ ₹75,000, 75 है। फिर बैलेंस क्रेडिटर मतलब बचे हुए, तो बचे कितने 7,75,000 आर डिस्चार्ज सब्जेक्ट टू 5% डिस्काउंट, वो 5% डिस्काउंट पे करना रहेगा। ओके चलिए, अब ये हमको जानकारी। अब इसमें क्या हमको कोई सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बारे में क्वेश्चन में कहा है, नहीं कहा है। फिर लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन के बारे में या लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के बारे में कुछ कहा है, हाँ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के बारे में कहा है, रेम्यूनरेशन के बारे में उसने कहा है। ऑल पेमेंट वेयर मेड ऑन 30 जून, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। हमें जो बैलेंस शीट दी देखो कौन सी तारीख की दी है, 31 मार्च। पिछले क्वेश्चन में उस तारीख को पेमेंट करे थे जिस तारीख की बैलेंस शीट दी थी। यहाँ बैलेंस शीट है 31 मार्च की और पेमेंट करे आपने 30 जून को। आप बोलेंगे क्या फर्क पड़ता है, 3 महीने बाद ही तो लेट पेमेंट करे, उसमें क्या दिक्कत है। दिक्कत ये है बेटा, क्योंकि जो ये आपके डिबेंचर होल्डर है ना, कहाँ गए डिबेंचर होल्डर, ये डिबेंचर होल्डर अपना इंटरेस्ट लिए बिना मानने वाले नहीं है। इंटरेस्ट तो अपना लेकर जाएंगे ना 3 महीने का, हाँ और ना, क्योंकि भाई ये आप ये कॉस्ट कब की बैलेंस शीट है 31 मार्च की, आप कब पेमेंट करो 30 जून को, तो 3 महीना लेट पे करो, तो इनको अपने को 3 महीने का वो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। देखो अब इस चीज को चलो मैं यही डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो बेटा, ये 2 चीजें डिबेंचर होल्डर से रिलेटेड है। एक उसका डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है 10 लाख रुपए,
लेकिन इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग एंड डिबेंचर 1,20,000 है। लेकिन आप बोलेंगे सर ये तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑलरेडी लिखा है, फिर आप वो 3 महीने का क्यों कैलकुलेट करोगे? इसलिए कर रहा हूं, ये आउटस्टैंडिंग थे 31 मार्च को, इतने आउटस्टैंडिंग थे। आप पेमेंट कब कर रहे हो? 30 जून को। तो ये 1,20,000 आउटस्टैंडिंग थे 31 मार्च की तारीख को। उसके बाद और 3 महीने क्या आएंगे, क्योंकि आप 3 महीने लेट पेमेंट कर रहे हो, वो और 3 महीने क्या आएंगे। ये कोई बैलेंस शीट 30 जून की नहीं है, तो ये इस वो 3 महीने का इफेक्ट उसमें 1,20,000 में आया ही नहीं है, तो 3 महीने का इफेक्ट मुझे और लेना पड़ेगा। तो हमें तो सारी जानकारी अब यहां से पता चल गई, हमने क्वेश्चन डिस्कस करे। नाउ वी विल ड्रॉ लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ओके, लिखेंगे आप लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ, कुछ नाम दिया है, बीटी लिमिटेड, ऑफ बीटी लिमिटेड as on 30 June 2018, as on 30 June 2018। ओके, इसको आप ड्रॉ कर लोगे, आप हाफ पेज अराउंड इसमें लगेगा आपको। रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट। ओके, ओके, तो आप हाफ पेज अराउंड ड्रॉ करेंगे फिर इसको। ओके, अब अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लिखो हैं टू ओपनिंग बैलेंस, टू ओपनिंग बैलेंस। कुछ दिया ना अपने को, अपने को ख्याल है बैलेंस शीट में कैश एट बैंक लिखा है 75,700, 75,700 टू एसेट रियलाइज्ड। उसमें एक रहता है पहले कैटेगरी प्लेज्ड एसेट, इस क्वेश्चन में नहीं है, कुछ क्वेश्चन में आएंगे आगे, उसमें आप एडजस्ट करते सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अदर एसेट। ओके, अब अदर एसेट में सारी आएंगे। अब आप देखो कितने में बिकी, अभी तो लिक्विडेटर उसको ज्यादा नहीं आता, वो बोले भाई इतने में बिकी बताओ, रिसिप्ट इतनी है, तो 6 के बारे में अपन लिखेंगे। अब पहला आप क्वेश्चन में देखोगे लैंड एंड बिल्डिंग, $24,50,000, प्लांट एंड मशीनरी 9 lakhs, फर्नीचर 2,85,000, पेटेंट्स 90,000, स्टॉक 2,80,000, ट्रेड रिसीवेबल ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल 3,15,000। ओके, टोटल करेंगे 24,50,000, 9 lakhs प्लस 2,85,000 प्लस 90,000 प्लस 2,80,000 प्लस 3,15,000, ये आता है आपका बेटा 43,20,000, 43,20,000।
20,000। ओके, ये आपकी रिसिप्ट हुई। अब आप पेमेंट करना शुरू करेंगे एक एक करके। सबसे पहले बाय लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। अब लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन कितना है यहाँ पे ध्यान देंगे बेटा। लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, द लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड टू रेम्यूनरेशन ऑफ 3% ऑन ऑल एसेट रियलाइज एक्सेप्ट कैश एंड बैंक। मतलब वो कह रहा है जो आपने एसेट बेचे उस पे आपको 3% रेम्यूनरेशन देना है। जो आपके ओपनिंग बैलेंस था इसके ऊपर, एक्सेप्ट कैश एंड बैंक, इसके ऊपर नहीं बोल रहा, जो एसेट रियलाइज बोला इस पे। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे आप 43,20,000 मल्टीप्लाई बाय 3%, लेट्स कम 1,29,600। 1,29,600। एक चीज आप और ख्याल रखेंगे बेटा यहाँ पे, द लिक्विडिटी रेम्यूनरेशन ठीक है वो तो है। अभी ऑन ऑल एसेट रियलाइज बोला, अभी ना प्लेज एसेट कोई, अभी क्वेश्चन में आगे और आएगा। ये अगर यहाँ पे कोई एसेट रहती तो ये अमाउंट, ये भी तो रियलाइज हुई ना, यहाँ पे नील है लेकिन ये भी तो रियलाइज हुई ना, ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट उसके ऊपर आता है। तभी यहाँ पे नील है, ये भी तो रियलाइज हुई लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दी है तो इसलिए यहाँ जीरो है, तो डायरेक्ट इसी पे। ओके, अब लिक्विडिटर्स रेम्यूनरेशन के बाद आता है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस बाय लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। लिक्विडेशन एक्सपेंस, तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कितने हैं? तो हम देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि हमको लिक्विडेशन एक्सपेंस, हाँ लिक्विडेशन एक्सपेंस दिया हमें 45,000। 45,000 बाय, उसके बाद किसका नंबर आता है? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। ओके, अब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर क्वेश्चन में उसने बताया था कि ये 8,50,000 में 75,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, और इसको कोई पेमेंट हम डिस्काउंट पे नहीं दे रहे, उसको हम बराबर 75,000 ही पे कर रहे हैं। तो यहां पे आप लिखेंगे 75,000। उसके बाद नंबर आता है डिबेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज। ठीक है, अब उसमें थोड़ा ध्यान रखेंगे। डिबेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज पे यहां पे थोड़े से अमाउंट आएंगे। कौन कौन से अमाउंट? उसका कैपिटल मतलब प्रिंसिपल अमाउंट जो उसका था, कैपिटल मतलब शेयर कैपिटल नहीं बोल रहा हूँ, डिबेंचर होल्डर का जो फेस कैपिटल, वो आपको क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो वो हमको यहाँ पे दिया हुआ है 10 लाख रुपए। और उसके बाद बेटा इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग ऑन डिबेंचर कितना आपका? 1,20,000 रुपए। लेकिन ये इंटरेस्ट कब तक है? 31 मार्च 2000 जो भी साल होगा ये 2018 तक है। ठीक है, उसके बाद का 3 महीने का लिखना पड़ेगा क्योंकि आप पेमेंट कब करें? 30 जून को। तो पहले आपको कैपिटल दिया 10 लाख रुपए, फिर उसने इसके बाद इंटरेस्ट अक्रूड, ये इंटरेस्ट है ना, ये दिया 1,20,000 रुपए। ये भी इंटरेस्ट अक्रूड है लेकिन ये कब का है बेटा? 1/4/18 से लेके, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना, 1/4/18 से लेके 30 जून 18, 3 महीने का बेटा। कैलकुलेट करो, 10 लाख फेस वैल्यू, तो 10 लाख का कितने परसेंट है? नाम लिखाऊंगा डिबेंचर पे 12%। 10 लाख का 12% 3 महीने के लिए वो आ रहा है 30,000। ये 30,000 कैलकुलेट कैसे किया मैंने? 10 लाख का, सॉरी 12% 3 महीने के लिए, 10 लाख का 12% 3 महीने के लिए। टोटल अब आप करके आउटर कॉलम पे लिख दो। सो भाई 10 लाख, फिर होगा 11,20,000 प्लस 30, 11,50,000। ओके, अब इसके बाद डिबेंचर होल्डर के बाद किसकी पेमेंट की नाम? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो यहां पे आप लिखेंगे बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ओके, अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितना है बेटा क्वेश्चन में? अब देखो यहाँ पे
ये आपका 7,75,000, लेकिन पेमेंट 5% डिस्काउंट पे करना है। सो 7,75,000 -5%, ये समझे 7,75,000 कैसा है बेटा? वो 8,50,000 में से आपका 75,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिट तो बचा ही है आपका 7,75,000 -5%, दैट्स कम 7,36,250, 7,36,250। उसके बाद है बेटा बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर में भी यहाँ पे कुछ डिविडेंड है बेटा, तो मैंने पहले कहा उसका कैपिटल कितना है और फिर उसको कुछ डिविडेंड देना है। डिबेंचर होल्डर केस में इंटरेस्ट रहता है। अब कितना है बेटा यहाँ पे कैपिटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पे ध्यान दो, कितना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का 10 लाख रुपए, और डिविडेंड है 12% प्रेफरेंस शेयर, मतलब डिविडेंड कितने साल का आउटस्टैंडिंग दी है वो वेरी नरियस फॉर 1 ईयर। ओके, सो 12 लाख 12% है 10 लाख अमाउंट, और इसका 12% एक साल का 1,20,000। ये कैसे कैलकुलेट किया पता है ना? दिस 12 लाख आप 1,20,000 आप लिख लेना बेटा, स्पेस नहीं तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेना वहां पे। ये तो 10% ऑफ 12% ऑफ 10 लाख, ये हो गया टोटल 11,20,000। ये कैसे कैलकुलेट किया हमने? 10 लाख का 12%। आप सबको पेमेंट दिए जा रहे धड़ल्ले से, मतलब बताओ बताओ पैसे वैसे है क्या इक्विटी शेयर्स के लिए? हमने कैलकुलेट करे यहाँ पे 75,700 प्लस 43,20,000, दैट्स कम 43,95,700 आया। कैलसी में आप टाइप करो ये अमाउंट और ये अमाउंट। अब देखो इतनी पेमेंट करे ना आपने, माइनस 1,29,600 माइनस 45,000 माइनस 75,000 माइनस 11,50,000 माइनस 7,36,250 माइनस 11,20,000। तो अब हमारे पास बच रहा है 11,39,850। ये आप रिसिप्ट की टोटल करो, सारी पेमेंट माइनस करो, तो आपके पास बच रहा है 11,39,850। मैं आया यहाँ पे देखने लगा, फिर मैंने यहाँ पे देखा बेटा कि मेरे पास इक्विटी शेयर, बेसिकली इक्विटी शेयर होल्डर को देना कितने 12 लाख। अब हमको देना 12 लाख रुपए है, अपनी दो है इक्विटी शेयर। देखो ये आपका कैश तो कम जा रहा है ना, दो इक्विटी शेयर है हमारे पास अलग अलग, एक ने 75 रुपीज पे किया 100 ने, एक ने 60 रुपीज पे किया। तो अब मेरे को दोनों का मिला के 12 लाख और 7,50,000 हो रहा है, मगर मेरे पास है कितना बेटा 11,39,850। तो आप ये देखो लॉस तो बेयर करना पड़ेगा उनको, तो लॉस पर शेयर कितना होगा बेटा? और अभी अगर अभी इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, अगर अभी प्रेफरेंस इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बनाऊं मैं, तो बराबर बैलेंस में 11,39,850 ही आएगा। वो सब लॉस का इफेक्ट देखिए, ये वाले पीएनएल का बैलेंस, फिर आपका प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है ना, फिर आपने क्रिएटर को भी कम पेमेंट करे तो आपका बेनिफिट हुआ। ये सारी चीज की इफेक्ट लो और इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बना, जो कि अमलगमेशन चैप्टर का पार्ट है। तो बराबर बैलेंस 11,39,850 आएगा। ओके, मगर ये बांटू कैसे? तो हमको ये देखना पड़ेगा कि फेस वैल्यू लॉस पर शेयर निकालना पड़ेगा। लॉस पर शेयर से फिर हम कंपेयर करेंगे कितना पेड अप है, और जो भी कम ज्यादा उनका होगा उसके हिसाब से हम उनको पेमेंट या रिसिप्ट उनसे लेंगे। तो देखते हैं अब हम आएंगे, अब हम वर्किंग नोट नंबर 1 पे। इसके बाद आप स्पेस रखना 4-5 लाइन का, फिर आप लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। कैलकुलेशन ऑफ लॉस पर शेयर, कैलकुलेशन ऑफ लॉस पर शेयर यहां पे लिख देना कौन से इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर्स को बेयर करना पड़ेगा ना, इक्विटी शेयर्स को बेयर करना है। तो टोटल इक्विटी पेड अप कैपिटल, वो बोलेंगे हमने सर टोटल कितना पे करे, उन्होंने पे करे हम लोग को पेड अप कैपिटल वो 12 लाख और 7,50,000, दैट इज 19,50,000 माइनस कैश अवेलेबल कितनी है आपके पास
डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो टोटल इक्विटी पेड अप कैपिटल कितना था आपका बेटा क्वेश्चन में? देखो दो तरह के ना, इक्विटी पेड अप कैपिटल है तो आपका वो है 7,50,000 और 12,00,000, दैट्स कम 19,50,000। मैं ऐसे दोनों लिख देता हूं अलग, 7,50,000 प्लस 12,00,000। मगर कैश कितनी अवेलेबल है अभी अपन ने देखे, ये रिसिप्ट में से सारी पेमेंट माइनस करो, इक्विटी के पहले इतनी पूरी पेमेंट करो, तो अभी आपका बचता है 11,39,850 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने बेटा देखेंगे हम क्वेश्चन में। यहां पर है हमारे 10,000 और यहां पे 20,000, टोटल हुए हमारे 30,000, 30,000। तो आपका लॉस पर शेयर निकल आएगा। दैट्स कम 27.005, दिस इज पर शेयर। अब इसके बाद हम बनाते टेबल ऑफ कॉल और रिफंड कैलकुलेशन। टोटल 8 रहते हो, ओके। टाइप फेस वैल्यू, पेड अप, लॉस, कॉल, रिफंड, नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल, ओके। इतना ड्रॉ करो। अब देखो यहाँ पे दो तरह के थे, उसका भी नाम दे देते ए और बी। फेस वैल्यू थी 100, पेड अप एक था आपका 75, दूसरा था 60। लॉस उनको बेयर करना है 27.005। अब समझना, सपोज आपने मेरे को 75 रुपीज पे करे, आपको लॉस बेयर करना है 27.005, तो मैंने कहा 75 माइनस 27.005 मैं माइनस करता हूं। तो मैं आपको 75 रीपे करने लगा, उसमें से 27.005 मैंने माइनस करा, तो बच गया आपका 47.995। मैं आपको इतना रिफंड करूंगा। कितने शेयर्स आपने खरीद रखे? 10,000। किसको मल्टीप्लाई करूंगा 10,000 से, तो इट विल कम 4,79,950। फिर मैंने आपसे कहा कैटेगरी बी में 60 रुपीज आपको फेस वैल्यू आपने पेड करे थे, तो आपने इतना पे करे, इतना लॉस बेयर करना है। तो मैंने बोला भाई 60 में से माइनस करो इनके 27.005, तो आता है मेरा 32.995। कितने शेयर्स आपने रखे हो? 20,000। तो मल्टीप्लाई बाय 20,000, इस तो ये आ रहा है आपका 6,59,900। तो दोनों की टोटल कर लो, 4,79,950। तो ये बराबर आपके हैं 11,39,850। ओके, 11,39,850 हो गया। अब आपको पता है कि इसको ए कैटेगरी वाले को उतना कर रहा है, बी को इतना, ठीक है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन में देखेंगे कॉल भी आ जाता है, वो अपन जब कॉल कभी आएगा कोई क्वेश्चन में, ठीक है। अब आप यहाँ पे आखिरी जो आपका पार्ट है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। जूम कर लेता हूँ, थोड़ा सा बहुत छोटा हो जा रहा है वहाँ, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे अब आप बाय इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर। सो 10,000 शेयर्स थे इक्विटी शेयर्स, इसको आपने वहां पे लिखे थे 47.995 रिफंड था, इसका आ रहा था 4,79,950।
950। फिर 20,000 शेयर्स थे, इसका रिफंड था 32.995, अमाउंट था आपका 6,59,900, टोटल थे आपका 11,39,850। ओके, चलिए डन, लिखे आपने तो हो गया। तो टेबल, ये वर्किंग नोट से ही लाते अपन हमेशा, यहाँ पे बल्कि लिख देता हूँ, पिछले वर्किंग नोट नंबर 2 से हमेशा फिगर आती है, ठीक है। टोटल अब आप कर लीजिए, देखो नीचे चले गया ना, मेरे को जो डर था। अब आप टोटल कर लेना बेटा, ठीक है। अब स्पेस नहीं है वहाँ पे, लिखे इतना आपने लिखे ना, आई होप लिखे आपने, इतना लिख लो आप, ओके। चलिए इसकी टोटल करो, टोटल आपकी इसकी आ रही है 43,20,000 प्लस 75,700, लेट्स कम 4,39,000, नहीं 4 लाख नहीं आ रहा है, 43 लाख, 43,95,700। यहाँ पे भी आप करेंगे 43,95,700, ओके। खत्म ये क्वेश्चन हमारा, ठीक है। नाउ आई एम कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ओके। The following particulars relate to a limited company which has gone into voluntary liquidation. You are required to prepare the liquidator statement of account allowing for his remuneration at the rate 2.5% on all asset realized, excluding call money received, and 2% on the amount paid to unsecured creditor including preferential creditor. अब इस सेंटेंस का मीनिंग निकालना आना चाहिए आपको। क्या कह रहा है आपसे, वो कहता है कि आपको 2.5% ऑन ऑल एसेट रियलाइज एक्सक्लूडिंग कॉल मनी रिसीव, तो कुछ कॉल से अरियर्स होगा वो रिसीव्ड होगा, उस पर नहीं बोल रहा, कॉल मनी कुछ रिसीव्ड रहा आपका, या आपने बुलाए बाद में, क्योंकि रिफंड आता है, कभी कॉल भी आता है, आपने पैसा बुलाया तो उस पर रेम्यूनरेशन नहीं बोल रहा, जो आपने एसेट बेचे उस पर जितना पैसा है बस उसी पे रेम्यूनरेशन दो। और उसके अलावा फिर 2.5% अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। बेसिकली आपको ये कहना चाह रहा हूं 2.5% जो एसेट रियलाइज्ड हुए, आपने जो बेची इस पे देना है रेम्यूनरेशन, 2% किस पे, पेमेंट जो आपने करे, पेमेंट टू ऑन द अमाउंट पेड है ना, पेमेंट टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, एंड 2% ऑन पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, ऑन पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, ओके। ये तीन चीज हुई बेटा। अभी तीन चीज पे रेम्यूनरेशन अभी हमेशा सिंपल आ रहा था, पिछले क्वेश्चन में आप देख थे एसेट रियलाइज पे, अभी पेमेंट टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अभी क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग भी, मजा भी आएगा आपको, बहुत पुराना क्वेश्चन है, नवंबर 2007 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि अब आप ना पहले जब रेम्यूनरेशन लिखते हो, जैसे अभी यहाँ पे पिछले क्वेश्चन थे आप देखो, पहले रेम्यूनरेशन लिखते बेटा, तो रेम्यूनरेशन तो मैं जब तक पूरा नहीं लिख पाऊंगा जब तक पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितनी कर रहा हूँ और पेमेंट टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितनी कर रहा हूँ, उसके बाद ही मैं ऊपर लिख पाऊंगा। तो कैलकुलेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, भी ध्यान देंगे आप आगे। फिर शेयर कैपिटल दिया 10,000 प्रेफरेंशियल ऑफ ₹100 इच फुल्ली पेड अप, 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इच फुल्ली पेड अप। नाउ 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इच 8 पेड अप, तो ये इसमें 8 रुपए पेड अप है। एसेट रियलाइज ₹20 लाख एक्सक्लूडिंग द अमाउंट रियलाइज बाय सेल ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड बाय पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 50,000, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 18 लाख, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर एसेट रियलाइज 3,20,000। अब इसको समझो, अभी सेंटेंस का मीनिंग निकालो, ये इसको क्यों पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कह रहा है कि बेसिकली आपने एसेट कितने की रियलाइज करे, वही चीज अभी इस क्वेश्चन में आया हो, प्लेज एसेट वाला, आपने जो एसेट गिरवी रखे थे उसको बेचने पे कितना पैसा आया, 3,20,000 रुपए, लेकिन एक्चुअल में आपका वो लायबिलिटी कितने की थी, 3,50,000 की। तो 3,50,000 में से एसेट आप एडजस्ट कर भी लोगे बेच के, वो होता है 3,20,000। तो 3,50,000 में से आपने 3,20,000 ही एडजस्ट करे, बचे हुए 30,000 एडजस्ट करे नहीं हो, तो that 30,000 will be treated as unsecured creditor. Do you remember that statement of affairs? Out of 3,50,000 only 3,20,000 is adjusted.
So remaining 30,000 will be treated as unsecured creditor. So basically if I say unsecured creditor will be 18 lakh plus 30,000, that 30,000 which is transferred from the partly secured creditor. The total amount of this partly secured creditor is 3 lakh 50. Out of 3 lakh 50 you adjust only 3 lakh 20, the remaining 30,000 will be treated as a unsecured creditor. So total unsecured creditor will be rupees 18 lakh plus 30,000, that's come 18 lakh 30,000. Okay. Now debenture holder having floating charge on all asset of the company 6 lakh रुपए, expense of liquidation 10,000, a call of rupees 2 per share on the partly paid equity share was duly received. मतलब ये जो आपका फुल्ली, ये तो फुल्ली पेड अप, इनसे नहीं बुला सकते, 50,000 शेयर थे, 10 रुपए का था और फुल्ली पेड अप है, लेकिन ये 30,000 शेयर है, 10 रुपए का एक था, 8 ही पेड अप है, तो वो कहता है कि उनसे पैसा भी शुरुआत में बुला लिए, आखिरी का इंतजार नहीं करा। जैसे पिछले क्वेश्चन आप देखोगे बेटा, तो वो फुल्ली पेड अप थे, कुछ कभी पार्टली पेड अप थे, तो पार्टली पेड अप में आप कॉल कब बुलाते नहीं, आखिरी में देखते हो भैया पैसा इतना अवेलेबल है, बांटना है, तो लॉस पर शेयर निकाल के बांट देते हैं। पर लेकिन इस क्वेश्चन में एक कॉल ऑफ रुपीज 2, पढ़ो सेंटेंस अच्छे से बेटा, एक कॉल ऑफ रुपीज 2 पर शेयर ऑन द पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर वाज ड्यूली रिसीव्ड, मतलब आपने पैसा पहले ही बुला लिए, लॉस वॉस बाद में देखते बैठेंगे, पहले उसको बोले फुल्ली पेड अप करो, तो आपने पहले बुला ली। कितने शेयर्स थे हो? 30,000, तो ये पैसा भी आएगा 30,000 पे, 2 रुपए एक पे 60,000 होता है। लेकिन आगे कहता है एक्सेप्ट इन केस ऑफ वन शेयर होल्डर ओविंग 1,000 शेयर्स, अच्छा मतलब ये 30,000 शेयर्स पे हमको सब पे पैसा नहीं आया, वो जो 2 रुपए फुल्ली पेड अप नहीं हो, 10 में से 8 ही पेड अप है, तो 2 रुपए जो नहीं है वो हमको सब शेयर्स पे नहीं आए, वो एक्सेप्ट इन केस ऑफ वन शेयर होल्डर ओविंग हाउ मेनी शेयर्स 1,000 शेयर, तो 30,000 में से कोई एक शेयर होल्डर था जिसने 1000 शेयर खरीद रखा था, उसने पैसा हमको दिया नहीं। तो होता है ना, कभी ट्रेस नहीं कर पाते, आपको कंपनी पता लिक्विडेट हो रहा है, तो वो उससे आपको पैसा नहीं मिल पाए, हम उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे, अब ये मतलब उस पर केस फाइल करेंगे लीगल, वो लीगल प्रोविजन लॉ का पार्ट है, हम अकाउंट्स कर रहे हैं, हमको पता है कि 30,000 में से 1,000 शेयर्स पे पैसा नहीं आया, तो नहीं आया, हम 29,000 पे बोलेंगे कि हमको वो 2 रुपए आए हैं। अब वो कहता है कि ऑल्सो कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर टू द टोटल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। ये क्या चीज है इसके बारे में मैं बात करूंगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसको भी कैलकुलेट करना एक नई चीज है, बहुत सिंपल रहेगी, ठीक है। अब आप ड्रॉ करेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन में बहुत बड़ा नहीं, 10 लाइन का ड्रॉ करो, 10-12 लाइन का बस। लिक्विडेटर कंपनी का नाम दिया है कुछ, यहाँ पे लिमिटेड कंपनी बोला, ठीक है। तारीख दी है कोई, अरे कुछ तो दे दो, नहीं ठीक है, सिर्फ लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ओके। ओके, रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट। सबसे पहले आप यहाँ पे इसको ड्रॉ करो, ज्यादा नहीं, 10 लाइन का ड्रॉ करना, 10-12 लाइन का बस। किए कि नहीं किए, करे ना, कभी रह गए तो फिर पता आपको क्या करना है, पॉज कर देना मुझे और फिर आपने लिख लेना, ओके। चलिए सबसे पहले लिखो 2 ओपनिंग बैलेंस कैश और बैंक का, जो कि क्वेश्चन में दिया नहीं है। अब समझना, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें टू एसेट रियलाइज्ड, टू एसेट रियलाइज्ड, ओके। अब एसेट रियलाइज में बेटा पहले इस क्वेश्चन में है प्लेज्ड एसेट लेस सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है। अब समझना, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कि पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे मेरे 3,50,000 रुपए के, तो 3,50,000 के मेरे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे, मैंने यहां पे लिखा, ओके। और उसके बाद बेसिकली लेकिन एसेट रियलाइज कितनी, 3,20,000 ही हुई हो,
तो ये 3,20,000। तब आप देखा जाए तो यहाँ पे तो माइनस पूरा एडजस्ट हो ही नहीं पाया, पूरा मेरा। आप नील क्यों लिखे, नेगेटिव लिखो ना। वो नेगेटिव बेसिकली इसलिए नहीं लिखा बेटा क्योंकि जो 30,000 का जो बैलेंस आ रहा है आपका, इस 30 सिर्फ आपके नॉलेज के लिए लिख रहा हो। आप भी ऐसे लिखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पता है क्या होता है स्टूडेंट लाइफ में ना, ये जो छोटी छोटी चीजें रहती है कि सर बचे हुए 30 का क्या होगा, तो यहाँ पे रिमार्क लिख लिया आपने, तो जब आप रिवाइज करोगे ना तो आपको समझेगा सर ने कहे थे। ओके, 30,000 will be treated as unsecured creditors. 30,000 will be treated as unsecured creditors. Okay, तो 30,000 के क्या ट्रीट करेंगे आप, एज ए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ओके, तो आपने 3,50,000 में से 3,20 ही एडजस्ट करे, तो बचे हुए 30 कहां से, 30 जब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में यहाँ पे लिखूंगा, वहां पे उसका कैलकुलेशन, वहां पे 30,000 ऐड होंगे। ओके, अब हम आ गया ऐसे दूसरी एसेट का क्या, तो दूसरी एसेट का अब आपका यहाँ पे दूसरी एसेट आपने बेचा अनसिक्योर्ड क्रेडिट। अच्छा, अनसिक्योर्ड क्रेडिट देखो ऐसा हो गया, ये 18 लाख प्लस 30,000, तो टोटल हो गया 8 लाख, 18 लाख 30, और ये 3,20,000 ही एडजस्ट हुए, बचे हुए 30 वहां चले गए। ओके, अभी और एसेट रियलाइज के बारे में कुछ बोला है उसने, एसेट बेचे ना अपन ने, अरे तो फिर पेमेंट कैसे करेंगे। हाँ, एसेट रियलाइज ₹20 लाख एक्सक्लूडिंग द अमाउंट रियलाइज बाय सेल ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड बाय पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर। मतलब आपसे वो कहना चाह रहा है बेटा, इसके अलावा ये 3,20,000 के अलावा दूसरी जो एसेट रियलाइज है वो 20 लाख की। तो अच्छा, इसने टोटल अमाउंट दे दिया हमको यहाँ पे, अदर एसेट रियलाइज्ड 20 लाख रुपए, ठीक है, एक्सक्लूडिंग, इसके अलावा ये 20 लाख रुपए, ठीक है। और कुछ पैसा आया है क्या, पेमेंट तो मैं करता हूं, अभी और कुछ पैसा मुझे पता है, कौन सा है, जो आपने कॉल पहले ही बुला ली है, मगर ₹2 पर शेयर ही बुला सकते थे, 10 में से 8 तो पेड अप था, लेकिन 30,000 में से कितने ने दिए, सिर्फ 29,000, वो 1,000 ने नहीं दिया। तो यहाँ पे पैसा आएगा रिसिप्ट, वो उसको नहीं समझता लिक्विडेटर को, रिसिप्ट और पेमेंट, बस यहाँ पे आप लिखोगे 2, कॉल जो है ये इंपॉर्टेंट है, कितने शेयर्स लिखा मैंने यहाँ पे, 29,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 2, so 29,000 multiplied by 2, that's come 58,000 shares, 58,000 shares। ओके, अब अपन आते पेमेंट पे वन बाय वन। बाय सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स रहता है, तो 3,20,000 यहाँ एडजस्ट हो गए बेटा, बचे हुए 30 कहां जाएंगे, रिमेनिंग 30 विल बी ट्रीटेड एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ओके, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। अब थोड़ा इसका कैलकुलेशन इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, उसने कैसे बोला, अलग अलग चीजों पे बोला, उसने बोला ऑन एसेट रियलाइज्ड, ऑन एसेट रियलाइज। अब एसेट रियलाइज कितनी हुई बेटा, ये 20 लाख की ना, अदर देन कॉल, उसने बोला जो कॉल का पैसा है उसके अलावा जो एसेट रियलाइज, तो ये 20 लाख, देखो इस 20 लाख और प्लस ये 3,20,000 भी तो रियलाइज हुए, तो 3,20,000 प्लस 20 लाख कितना हुआ है, 23,20,000। सो 23,20,000 मल्टीप्लाई बाय हाउ मच, 2.5% बोला था शायद इसका, 2.5% इस पे 2.5%, सो 23,20,000 का 2.5%, इट्स 58,000, 58,000। ओके, अब ये ऑन एसेट रियलाइज्ड हुआ। अब उसके बाद बेटा ऑन, भी स्पेस नहीं यहाँ पे, ऑन पेमेंट टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। अब आप थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं, ऑन पेमेंट टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर आप लिखना बराबर। अभी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को जब पेमेंट करेंगे, जब मैं लिखूंगा, उसके बाद ऑन या मैं स्पेस रखता हूं जगह, ऑन पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। समझे, व्हाट इज पीसी, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, व्हाट इज यूएससी, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। आप बोला ऑन पेमेंट टू
प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ऑन पेमेंट टू अनसिक्योर्ड। स्पेस रखना बेटा, इसके नीचे 2 लाइन रखना, इसके नीचे 2 लाइन रख लेना, ठीक है। अब उसके बाद में आता हूं लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन के बाद आता है लिक्विडेशन एक्सपेंस बाय लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कितना दिया है क्वेश्चन में, हमको दिया लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हमको, हाँ लिक्विडेशन एक्सपेंस दिया 10,000, 10,000। फिर बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितने बेटा 50,000, 50,000। ओके, अब आपको याद रहना चाहिए सर, जैसी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है उसके ऊपर अपने को रेम्यूनरेशन देना है, उस पर 2%, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2%, तो कितना आ जाएगा आपका 1,000। लिखो वहां पे 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2%। फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के बाद बाय डिबेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, कितना दिया क्वेश्चन में डिबेंचर होल्डर हमको दिया होगा ना, कहीं ये दिया इसने 6 लाख। अब देखो बेटा डेट पे, अब इसने डेट यहां पे दिया नहीं, तो अपन ये मानेंगे जो तारीख को ये लिक्विडिटी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बना रहा उसी तारीख को पेमेंट करो, अदरवाइज फिर इंटरेस्ट भी आ जाएगा, ठीक है। ये कितना दिया आपको 6 लाख। अब मैंने कहा चलो चलो अब आ गया नंबर हमारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, आप सोच रहे हैं सर इतना फ्रीली कैसे लिख रहे, इसके बाद तो प्रेफरेंशियल होल्डर आता है, इक्विटी शेयर जगह ही नहीं बचा रहे सर, अभी यहाँ मेरे को पता है क्वेश्चन खत्म हो जाएगा अभी। अब देखो क्यों, करो रिसिप्ट की टोटल। हम रिसिप्ट की टोटल करने लगे 20 लाख प्लस 58,000, ये आ गया 20 लाख 58,000। मतलब चलो पेमेंट एक एक माइनस करो बेटा, यहाँ पे माइनस 58,000 करे आपने, ऐसे टोटल करो 20 लाख प्लस 58,000 माइनस 58,000 माइनस 1,000 माइनस 10,000 माइनस 50,000 माइनस 6 लाख। ओए कैसा, कितना बच रहा है आपके पास, कितना बच रहा है आपके कैलकुलेशन में, बोलो बोलो, मैं ही बोलो अपने आप में बोलो, 13,39,000 बचा। ये दोनों ऐड करो, वहां से सारी पेमेंट जो इनर कॉलम मिलेगा उसको भी पेमेंट बच रहा है 13,39,000। सर ये क्या हुआ, ये क्या हुआ सर, हमको तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट देने ही पैसा नहीं बचा। मतलब क्यों, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर से मेरे ये 18 लाख और ये 30,000 जो पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर से वहां पर आए, तो टोटल हो गया बेटा मेरा 18,30,000 देना अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के। यहाँ तो बहुत ही हालत खराब है, हमेशा तो इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट के वक्त कम जाता था, ये तो यहीं पे कम चले गया बेटा। तो मैंने बोला सर 13,39,000 ही बचा, अब कैसे करेंगे 13,39,000, इनको तो पे नहीं कर सकते अपन पूरा, तो जितना बचा कर दो। तो मैं जैसे ही 13,39,000 पे करने यहां पर आया तो ये चिल्लाने लग गया लिक्विडेटर ऊपर से, बोले तुमको कंपनीज एक्ट नहीं पता। बोले पता है। बोले कंपनीज एक्ट में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के पहले मेरी पेमेंट करना पड़ता। बोले ये भी बात है, मगर मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था जिसको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को जितना देंगे उसका मेरे को 2% आपको देना है। तो बोले 13,39,000 ही तो बचा है, उसको देना था 18,30,000। अब वो 18,30,000 देना था, लेकिन कैश अवेलेबल है 13,39,000, पूरा का पूरा उसको दे दोगे तो मेरे लिए कुछ बचेगा ही नहीं। शुड यू रिमेंबर इनसफिशिएंट फंड, एक कमीशन के क्वेश्चन में सिखाया था इनसफिशिएंट फंड हो सकता है। तो मैंने कहा 13,39,000 अगर पूरा यहां पर दे दूं मैं, तो ये भाई साहब के लिए कुछ बचेगा नहीं, ये कोर्ट वोट चले जाएंगे। बोले मेरा नंबर पहले था, इसका बाद में था, उसको दे दिए, मेरे साथ अन्याय हुआ। बोले नहीं भाई ऐसा मत करो, मैं आपको 13,39,000 देना है, मेरे को मेरे पास अवेलेबल है, इनको देना है, आपको भी देना है, इसको अगर दे दूंगा पूरा तो आपके लिए बचेंगे नहीं क्योंकि फंड खत्म हो गया। वही कहानी अपनी, ये मेरे पास 13,39,000 रुपीज है, ठीक है। अब इस 13,39,000 रुपीज में अगर आपको 100 देना है तो इनको 2 देना है, आपको इसमें से 100 देना है तो इनको कितना देना है 2। तो मैं आपको बताता हूं अभी, ठीक है। ये अगर हिस्सा अगर आपको 100 देना है तो इनको 2 देना है, तो ये दोनों मिला के कितना हुआ 102। आपको 100 इनको 2, तो ये कितना हुआ 102 है ना।
आपका 100, इनका 2, दोनों को मिला के 102। कब ऐसा करते हैं अपन? जब इनसफिशिएंट फंड रहता है। अगर सफिशिएंट रहता, मैं आपको देता पूरा आपका 18,30,000, फिर जो उसका फिर 2.5% इनको भी देता, मगर फंड ही नहीं तो कहां से दूं ना, आपको दे पा रहा हूं ना इनको, तो मतलब जो अवेलेबल है उसी में करो। तो आपको अगर 100, इनको 2, तो दोनों मिला के 102। ठीक है, तो इस पे ना मैं वर्किंग पहले यहाँ पे लिख लो पूरा, फिर मैं इस पे पूरी वर्किंग लिखा के देता हूं आपको। तो यहाँ पे लिखो, अगर 30, इसको ये तो वर्किंग नोट, रेफर वर्किंग नोट लिख लेना। ये एक्चुअली एक काम करो, वर्किंग नोट पहले लिख लेते, फिर वहीं से वर्किंग नोट नंबर आई थिंक 2 आएगा वो, तो ठीक है अपन पहले लिख लेते। इसके 2 अमाउंट में बाद में लिखा दो, इसके नीचे ज्यादा स्पेस नहीं लगना, 2-3 लाइन बस लिखो यहाँ पे वर्किंग नोट। आप बोलेंगे सर पैसा कम जा रहा है, बुलाओ 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 वो अपने बेचारे मालक लोग, इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब दे दिया ना भाई, अब काय को गरीबों के साथ। ये बेचारों ने यहाँ पे 50,000 है, 10 में से 10 पे कर दिए, ये 30 था, 10 में से 8 पे करे, बुलाए ना बचे हुए 2 भी, ढूंढो, बोले वो 1000 जिसने नहीं दिया इसको पकड़ के लाओ, मिल ही नहीं रहा अपने को, नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा, तो इन्हें हो गया, अब इन्हें दे दिए जो देना था। अब ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे, उनकी कंपनी एक्ट में उतनी लाइबिलिटी होती फेस वैल्यू तक बस। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1, अमाउंट अवेलेबल before payment to unsecured creditor, amount available before payment to unsecured creditor। ठीक है, and 2% on before payment to unsecured creditor, and 2% remuneration ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो मैं लिखा के देता हूँ कैलकुलेशन के, आप फिर रिवाइज करोगे तो समझेगा नहीं। यहाँ पे लिखो, टोटल रिसिप्ट अपनी आई थी 20 लाख और ये 58,000। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये भी आए थे, वो एडजस्ट हो गए ना, इतना कैश था अपने, 20,58,000 माइनस, अब आपने पेमेंट कौन कौन सी करे इसमें से, माइनस, ये अभी पूरे माइनस वाला ऐड कर देते हैं अभी, 58,000 प्लस 1000, फिर आपने 10,000 लिक्विडेशन एक्सपेंस, फिर 50,000 आपके प्रेफरेंशियल क्रेडिटर प्लस डिबेंचर होल्डर 6 लाख। सिक्स लाख, तो ये आपका 20,58,000। सो 58,000 प्लस 1,000 प्लस 10,000 plus 50,000 plus 6 lakhs, that's come 7,19,000 minus 20,58,000, तो ये आ रहा है आपका 13,39,000। okay, now second, calculation of payment to unsecured creditor, कैलकुलेशन ऑफ पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। कितना अवेलेबल फंड है अपने पास? 13,39,000, लेकिन इनसफिशिएंट फंड है, तो इसमें से अपने को आपको 100, उसको 2 देना है, लिक्विडिटी उसको रहना, तो ये 102 है, तो फिर 100 कितना, अगर ये 102 है तो फिर 100 कितना, कमिंग 13,12,745, 13,12,745। 3, okay, third, 2% remuneration on payment to unsecured creditor। अब इसका आप 2% निकालो तो भी आ जाएगा, लेकिन फंड अवेलेबल इतना, इसमें से ये माइनस कर दो तो भी 2% आ जाएगा, निकालो आप। दोनों तरीके से बताता हूं मैं। 13,12,745 मल्टीप्लाई बाय 2%, 13,12,745 का 2%, 26,255 कर दो उसको राउंड ऑफ, 255,
ऐसे निकलेगा। और एक और तरीका बता सकता था बेटा मैं कि दिस माइनस दिस विल बी दिस। ओके, हो गया ये। अब आप लिखो, वहां पे लिखे आपने, और एक लिख लो यहाँ पे 13,39,000 माइनस 26,255, सॉरी, दिस इज 13,12,745। देखो कितना आ रहा है, इतना ही आएगा। यस, 26,255। ओके, चलो अब आप लिख लो वहां पे 26,255 वर्किंग नोट नंबर 3 और ये वर्किंग नोट नंबर 2। ये कितना था आपका 13,12,745। ओके, इसकी टोटल करो यहाँ पे 58,000 प्लस 1,000 प्लस 26,255, दैट्स कम 85,255। सो 20 lakhs plus 58,000, दैट्स कम 20,58,000। ये भी मैच हो जाएगा 20। सर फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अरे पैसे ही नहीं कहां से देंगे उनको, इक्विटी से बुलाओ, दे दियो, उन्हें जितना देना था बेटा। एक बार चेक कर लो, लेकिन 55 255 प्लस ये मैच हो रहा है ना, 10,000 प्लस 50 प्लस 6 lakhs प्लस 30 लाख 12,745। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में और एक चीज पूछा है बेटा। क्या पूछा उसने क्वेश्चन में? ऑल्सो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर टू द टोटल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर थे कितने? 18 लाख के पहले थे, फिर उसके आपके ट्रांसफर हुए 30,000 रुपए जो पार्टली थे, तो टोटल हो गए 18,30,000 के हो गए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। कितने हो गए बेटा? 18,30,000 के। अब आपने पेमेंट कितनी करे? पेमेंट करे आपने 13,12,000, 13,12,745। तो आपने इतनी पेमेंट करे इतने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, तो परसेंटेज निकालो 13,12,740। इतना कम क्यों कर पाए? पैसे नहीं थे, कहां से देते भाई? डिवाइडेड बाय 18,30,000, ये समथिंग आ रहा है 71.73% आ रहा है बेटा। ठीक है, तो अभी क्या अच्छे से लिख के बताऊंगा। अभी 13,12,745 डिवाइड बाय 18,30,000 मल्टीप्लाई बाय 100। अभी क्यों पूछा है पता है आपको? कई बच्चों को ये नहीं ध्यान में गया होंगे 30,000 भी जो पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर था वो भी इधर आएंगे, तो परसेंटेज गलत होंगे। कईयों ने दिस डिवाइडेड बाय 18 लाख करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, तो गलत आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि पार्टली पेड सिक्योर्ड क्रेडिटर्स तो वो भी तो आया ना 30,000, क्योंकि वहां पे कंप्लीट सिक्योर्ड नहीं हो पाया वो, तो 3,20,000 हो पाया, तो रिमेनिंग 30,000 यहाँ पे आया। चलो लिखो भाई, ये पूछा है क्वेश्चन में आपको। अब आप लिखो कैलकुलेशन ऑफ percentage of amount paid to unsecured creditors to the total unsecured creditors. Okay. Listen. तो आपका 18 लाख तो ये था ही बेटा, प्लस 30,000, एक सेकेंड, डिवाइडेड आपने पेमेंट कितनी करे? 13,12,745। अब आपका 18 लाख का तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर क्वेश्चन में दिया है डायरेक्टली, प्लस वो 30,000 जो पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर का, तो वो आ गया मल्टीप्लाई बाय 100, 71.73%। आ रहा है नहीं आ रहा, एक बार चेक करो। 71.73%। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे खत्म होता है। आज के लिए अभी ये सेशन के लिए इतने 3 क्वेश्चन करो, फिर नेक्स्ट सेशन में रिमेनिंग फिर 3 करेंगे, फिर 3 और 2 सेशन आई थिंक इस पे लगेंगे। ठीक है, ओके।
तो लिक्विडेटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे हमको बहुत क्वेश्चंस करना है, सब पे ही करें हम, हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सारे मैं कवर करता हूँ बेटा। तो अभी लिक्विडेटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे आगे और क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए इतना ही।